नज़र आया। उसकी मेन वजह यही है कि हम में जो अदम बर्दाश्त का फैक्टर है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे माशरे में जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आज जिस तरह एक नए दिन का हम आगाज़ करें तो इस हवाले से हमें ये सोचना होगा, समझना होगा, जानना होगा कि हमने अपने में जो बर्दाश्त का फैक्टर है उसको इम्प्रूव करना है, उसको बेहतर करना है। अगर हम किसी को रास्ता दे देंगे तो कोई इससे फ़र्क नहीं आएगा और इससे हम एक दूसरे का एहसास करें ताकि जो हमारे माशरे में जो इस तरह के इश्यूज़ हैं ये कम हो सकें। और यही छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं जो बढ़कर बड़े मसाइल की शक्ल इख्तियार करते हैं। हमारे जो बच्चे होते हैं, हमारी फैमिलीज़ होती हैं, वो हमें देख रही होती हैं और वही चीज़ें वो अडॉप्ट करते हैं, जिसके बायस ये जो मसाइल हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। उसके साथ साथ जिस तरह आज़ादी का महीना है, अगस्त का महीना है, तो अगस्त के महीने में हम देख रहे हैं कि हर जगह कौमी परचमों की बहार नज़र आ रही है। और यकीनन जो जिंदा कौमें होती हैं वो अपने आज़ादी के दिन, जो अपने कौमी दिन होती हैं, वो वक़ार के साथ मनाते हैं, जोश व खरोश के साथ मनाते हैं और एक जज्बा नज़र आता है। स्पेशली हम देखते हैं कि जो नई नस्ल है, यंग जनरेशन है, वो इस हवाले से ज़्यादा एक्टिव नज़र आएगी। तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारे मुल्क में जो लोग हैं, हमारे मुल्क के रहने वाले हैं, वो अपने मुल्क को ओन कर रहे हैं और यकीन हमें ओन भी करना चाहिए क्योंकि ये हमारा प्यारा मुल्क है और इसी के बलबूते हम सारी चीज़ों को ये लेके चल रहे हैं। तो जिस तरह हम अपने रोज़ाना अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, हमारे साथ मुख्तलिफ गेस्ट मौजूद होते हैं और हम उनसे मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करते हैं। तो आज भी हम इस हवाले से बात करेंगे। उससे पहले एक जो बात मुझे बतानी होगी आपकी, वो ये है कि जब भी हम किसी काम का इरादा करते हैं तो कोई मोटिवेशन होती है, कोई जज्बा होता है जो हमें वो लेके चल रहा होता है। जब तक वो हमारे में ना हो तो वो काम हम मुकम्मल नहीं कर सकते। तो मोटिवेशन का हमारी लाइफ में कितना रोल है, कितना लाजमी है और जो हमारे नई नस्ल है उनको हमने किस तरह मोटिवेट करना है, किस तरह हमने उनके टारगेट मुख्तस करने हैं, किस तरह से हम उनका टाइम मैनेज करना है, उनको ये सारा कुछ सिखाना है। आज हम इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। और सेकंड, तालीम के बगैर कुछ भी नहीं है। तो तालीम हमारी ज़िंदगियों में कितनी लाजमी है। जिसका कहा जाता है कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक जो तालीम है वो हासिल करनी चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो हमारे जो स्कूल्स हैं वो किस हद तक ये रोल अदा कर रहे हैं। कोरोना की वबा है तो कोरोना की वबा में किस तरह से एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, किस तरह से मुतासर हुआ, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस हवाले से मुख्तलिफ गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ पहले मौजूद हैं वाजिद ज़ियाद साहब, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बात करते हैं, लेक्चर देते हैं। वाजिद साहब, आपको खुशामदीद। बिलाल भाई बहुत शुक्रिया और ख़ासतौर पर रोही टीवी का बहुत शुक्रिया कि इस तरह के जो एजेंडाज़ हैं उनके ऊपर हर सुबह बात हो। तो मेरा ख्याल है कि वो एक बड़ा ज़बरदस्त दिन जो है वो सब लाजमी है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सिखाना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों में एक जज्बा पैदा करना, ये काफ़ी बेहतर होता है। देखें, अगर हम लोग आज़ादी की ही बात करते हैं तो ये सबसे बड़ी मोटिवेशन थी लोगों के लिए कि जब एक इकबाल ने ख्वाब देखा और उसके बाद कायद आज़म ने कहा कि ठीक है, लेट्स डू इट। तो ये एक बड़ी जबरदस्त जब वो तहरीक चली, सब कुछ हुआ, तो वहाँ पे जज्बा ही है, जज्बा जो था वो लेके चलता है। इनके साथ मौजूद हैं माहिर तालीम है रुबीना नासिर साहिबा। मैडम, आपको खुशामदीद। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, अल्लाह का तालीम के हवाले से आप मुंसलिक हैं, तालीम से, एजुकेशन सिस्टम से मुंसलिक हैं। तो आजकल क्या हालात देख रही हैं क्योंकि कोरोना की वबा दोबारा से सर उठा रही है मुल्तान में, दोबारा से SOP, दोबारा से पाबंदियाँ, तो किस तरह सारा सिस्टम जा रहा है? माशाल्लाह ठीक जा रहा है, लेकिन उस हवाले से पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए, जिसमें कि हुकूमत तो बात की बात है, पहले तो हम अपने घर से शुरू होते हैं ना। हमारे घरों में लोग हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे। फीसेस बचाने के चक्कर में हमें फ़ोन पे भी कांटेक्ट नहीं करते। हम हमारे तफसीली आपसे बात करेंगे और हम आगाज़ करते हैं वाजिद ज़ियाद साहब से, वाजिद रज़ा साहब से। हम उनसे ज़रा जानते हैं कि मोटिवेशन कितनी लाजमी है और जब भी कोई काम इंसान करने लगता है तो जब तक वो अपना टारगेट मुख्तस नहीं करता, गोल नहीं बनाता, वो उस हवाले से उसको लेके नहीं चलता, तो वो या तो ये होता है कि 2 दिन बाद वो काम छोड़ देता है क्योंकि उसको उसका मुकम्मल टारगेट फोकस नहीं होता। तो हम इस हवाले से उनसे जानेंगे। भाई साहब, जिस तरह हम देखते हैं कि नौजवानों में मोस्टली ये इशू आता है, कम उनसे बात कर लें कि वो उनको जज्बा चढ़ता है, जोश आता है उनको चंद दिन का और वो कहते हैं कि मैंने ये चीज़ हासिल करनी है। उसके बाद ये होता है कि 2-3 दिन वो ये उस पर फोकस करते हैं। उसके बाद जब हल्की सी भी उनको पेन आती है, हल्की सी मुश्किल आती है,
वो कहते हैं नहीं अब बस बहुत हो गया, मुझसे नहीं होता। तो ये किस तरह से लेके चल सकते हैं नौजवान? देखें इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो है हमारे पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स अगर तो हम अपने बच्चों को बिल्कुल हर बात पे पैम्पर करेंगे ना तो फिर हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। और हम लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं कि हमारी जो यूथ है वो आके बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट जो है वो ओवरऑल किसी भी एक काम के अंदर जो है वो हमें बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट जो है वो पेश करेगी, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग अपने बच्चों को हर तरह की सहूलत दें। ठीक है, तमाम पेरेंट्स का दिल करता है कि हर तरह की सहूलत उनको देना, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उनको मुश्किल और कड़े वक्त के लिए तैयार कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हम लोग कोविड की ही बात कर लेते हैं, सब छोड़ दें। अभी कोविड 1.5 साल मुकम्मल होने वाला है और इस टाइम पे जो सरवाइव कर जाएगा वो अगले टाइम के अंदर, अगले 5 साल के अंदर एक बेहतर प्रोडक्ट निकल कर आएगी। इसकी ना एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देते होते हैं कि मिसाल के तौर पे आपने गंदम की फसल लगा दी है, अब धूप लगेगी तो वो तैयार होगी, उसके बगैर मुश्किल है, वो जो उसकी जो वो खोशा होता है ना वो तैयार नहीं होता, उसका दाना ही तैयार नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी जो यूथ है उसको कड़े टाइम के लिए तैयार बनने के लिए चलना तो होगा। लेकिन अगर आप ये करेंगे कि ठीक है आपकी जो यूथ है वो सारे टाइम में सो रही है। अच्छा, इसमें आपकी मैं बात काट रहा हूँ कि जब आपने बात की कि ये जो टाइम है, ये जो 1.5 साल का टाइम पीरियड गुजरा है और जो मजीद गुजरेगा, अगर इसमें आपने इसको इसी तरह आपने आपको ढाल लिया तो आपके लिए आगे सर्वाइव करना होगा। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि सोशल डिस्टेंस के बुनियाद पर हम कमरों तक महदूद हो चुके हैं। हम अब वो वाली गैदरिंग्स हमारी नहीं रह गई, अब लोग अकेले होते जा रहे हैं। तो इसमें नौजवान किस तरह से अपने गोल्स को अचीव करें, किस तरह से अपने आप को तैयार करें इसके साथ, क्योंकि अब तो लोग अकेले हैं, उनके पास वो नहीं है कि क्योंकि हर जगह वबा है और इस तरह का माहौल है। देखें इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी ना वो थी हमारी मैनेजमेंट। हम कहने को अकेले हैं, मैं कंसिडर कर लूँगा ना कि ठीक है जी मैं एक रूम के अंदर बैठ गया हूँ, लेकिन हम लोगों की जो सोशल डिस्टेंसिंग थी वो हम लोगों ने उसको मेंटेन किस तरीके से करना था। अब होना ये चाहिए था कि अब हम लोग अपने पेरेंट्स के पास ज़्यादा टाइम गुजार रहे हैं, हम लोग अपने घर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजार रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने बैठ के करनी थी अपनी प्लानिंग, कि प्लानिंग ये है कि अब जो इससे अगला टाइम है वो मैं किस तरीके से अपना गुजारूंगा। मैंने जो अपने जो गोल्स हैं या अपने टारगेट्स हैं उनको कोविड के दौरान उन चीज़ों को नोट डाउन किया कि मुझे कहाँ पे मसले मसाइल दरपेश हो रहे हैं, घर वालों के साथ मैं अपना कितना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, अपनी मैनेजमेंट जो है वो अपनी स्किल्स के ऊपर कितना काम कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स के पास या आपकी यूथ के पास ये सबसे बेस्ट टाइम था। देखें हम लोग बात करते हैं कि जी हर चीज़ जो है वो आपको ऑनलाइन मिल जाती है, तो यहाँ पे वो टाइम था कि जब आपने रूम के अंदर बैठ के इंटरनेट आपके पास था, स्किल्स आप वहाँ से अवेल कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। तो ये टाइम वो सारा कुछ है। असल में मसला पता क्या हुआ, हम लोगों ने सोशलाइजेशन है सोशल डिस्टेंस बजाय लोगों से बनाने के ना हम लोगों ने अपनी स्किल से बना लिया कि यार अच्छा बस ठीक है टाइम में गुजर जाएगा, वक्त गुजर जाता है। लेकिन चैलेंज ये होता है कि उस गुजरे हुए वक्त के बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं ना वो आगे हमें ज़्यादा इफेक्ट करना चाहिए, वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। मैडम जिस तरह हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन का होना कितना लाजमी है, हमारे स्कूल्स क्वालिटी एजुकेशन किस तरह से दे सकते हैं और क्या आपको अब तक हमारे स्कूल सिस्टम में खामी नज़र आती है, इसको हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं? स्कूल सिस्टम में खामी तो जब हमें नज़र आती है ना जब पेरेंट्स भी साथ दे रहे हो, हमारे साथ जब पेरेंट्स चल रहे हो ना, जैसे ये कह रहे हैं कि अब हमारे पास बड़ा टाइम था कि हम बैठ के एक दूसरे के नज़दीक आ सकते थे, बात कर सकते थे, बच्चों पे तवज्जो दे सकते थे, उसका उल्टा असर हुआ कि हमने उनको बिल्कुल छोड़ दिया, उनके हाथों में ये मोबाइल पकड़ा दिया और अपनी जान छुड़ा ली। तो उसमें बताएं कि बेहतरी कहाँ से आ सकती है। कितना भी अच्छा सिस्टम आप ले आए, कितनी भी अच्छे तरीके से उन्हें गाइड कर लें, लेकिन जब तक नहीं होता, जब तक के पेरेंट्स उसको अच्छा वालिदैन का इसमें किरदार लाजमी है, लेकिन एक वालिद या एक वालदा अपने एक बच्चे को स्कूल में लेके जाता है, वो ये कहता है कि अब मैंने स्कूल के हवाले कर दिया तो स्कूल ने अब इसकी स्किल्स को प्रमोट करना है। तो आप किस तरह समझते हैं कि किस तरह से जो फर्स्ट का एक पहली क्लास का बच्चा है वो अब स्कूल में आना शुरू हो गया है, तो किस तरह से जो सिस्टम है वो बेहतर होना चाहिए, एजुकेशन का सिस्टम हम किस तरह से मज़ीद इम्प्रूव करें कि उसकी स्किल्स मज़ीद इम्प्रूव हों?
वो तो जाहिर सी बात है कि स्कूल तो अपने 5 घंटे जो गुजारता है बच्चे के साथ, उसमें उस बच्चे को जज करता है कि इसमें कौन कौन सी खूबियां हैं, किस तरीके से ये अच्छे तरीके से हम चल सकता है, कौन सी चीज़ अच्छे तरीके से पिक करता है, वहाँ से वो गाइडलाइन देता है पेरेंट्स को, साथ साथ उन बच्चों को पढ़ाता भी है, उनकी रीडिंग क्या, उनकी राइटिंग क्या, उनकी मैनर्स क्या, सब चीज़ों को वो इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। एक बना के आपको सिस्टम दे देता है कि अब हमने बच्चे को इस तरह चलाना है। फिर उसमें अगर जब वहाँ से साथ ना मिले, अगर वो घर में वो माहौल ना हो तो मुश्किल हो जाती है। घर में माहौल बिल्कुल डिफरेंट है। स्कूल में कहते हैं कि जी इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, वहाँ से बच्चा सराइकी बोलता हुआ आता है, यहाँ पर आकर आप कहते हैं इंग्लिश बोले, फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर साथ में उसको हमने किताबें जो पढ़ानी है उसका पेरेंट्स का समझना भी ज़रूरी है। उधर वो खुद नहीं करते, उठा के ट्यूशन सेंटर भेज देते हैं। ये ट्यूशन सेंटर पर तनकीद होती है, तो ट्यूशन सेंटर हम देखते हैं कि जगह जगह खुले हुए हैं जी। तो रोज़ाना बच्चे वो बैग लेके स्कूल सुबह जाते हैं, फिर असर टाइम ट्यूशन जा रहे होते हैं, फिर शाम को फिर अपना होमवर्क कर रहे होते हैं। तो वो एक महदूद सी लाइफ, एक ही सर्कल में बच्चा घूम रहा होता है, कुछ नया सीख नहीं रहा होता। तो ट्यूशन का क्या रोल है? क्या हमारे स्कूल सिस्टम में कुछ मसला है कि बच्चे ट्यूशन की तरफ जाते हैं, या वालिदैन कहते हैं कि नहीं बच्चे को अब ट्यूशन भी पढ़ानी है? हाँ, वालिदैन कहते हैं क्योंकि वो खुद तवज्जो नहीं देते, क्योंकि उनकी माएँ बहुत सी ऐसी होती हैं जो कि अपने कामों में लगी रहती हैं, जो टाइम बचता है वो भी बेचारी इसका शौक पड़ गया उनको। इस तरह करके है एक्टिविटी स्कूल में हम ज़रूर करवाते हैं सारी किस्म की। कभी जैसे मौसम बहार मना रहे हैं, कभी हम यौम आज़ादी मना रहे हैं, पाकिस्तान के हवाले से कोई भी डेज आते हैं कायदे आज़म के, सब हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, बच्चों को उसके हिसाब से एजुकेट करते हैं और उनको वो करैक्टर बनाते हैं ताकि बच्चे उस तरीके से उस परफॉर्म करना सीखे। कि एक हम इशू देखते हैं कि आप जिस तरह ईद परफॉर्मेंस के हवाले से भी लाजमी बात करेंगे, एक हम इशू देखते हैं कि बाज़ टीचर भी बच्चों को कायल कर होते हैं कि वो हमारे पास अकेडमी है, हमारे पास चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है, तो ये जो टीचर्स में रुझान है ये कैसा है? इसको कम होना चाहिए? बिल्कुल, और ये इदारे की ड्यूटी है कि वो उनको रोके और पेरेंट्स को भी रोके। हमारे पास जब भी पेरेंट्स आते हैं हम उनको यही मना करते हैं कि सबसे अच्छा जो इदारा है बच्चों को पढ़ाने वाला वो उसकी माँ है। लेकिन अगर हम देखें कि जो इदारा है वो खुद ही अपना ट्यूशन सेंटर खोल के बैठा है, तो वो एक मुतबादिल स्कूल से एक मुतबादिल सिस्टम ही दे के बैठा है, तो फिर वो किस तरह से रोका जा सकता है? किस तरह से उसको वालिदैन किस तरह से वहाँ ना जाए? वालिदैन उस पर अटेंशन देना, उनसे बहस करें आके कि भाई क्या वजह है, क्यों आप लोग इस तरह से कर रहे हैं? जब हम आपको पूरी फीस दे रहे हैं, बच्चे को पूरा टाइम पे भेज रहे हैं, तो फिर आप क्यों दे रहे हैं? फिर उस वक्त सवाल उठाए, पेरेंट्स उठाए सवाल। हम तो पाबंदी लगाते हैं। वालिदैन भी तो काफ़ी ज़्यादा वो होते हैं ना कि वो कहते हैं यार हम अगर टीचर से भी बिगाड़ लेंगे तो फिर बच्चा क्या सीखेगा? वो टीचर पे डिपेंड होते हैं, टीचर के सामने तो वालिदैन कुछ नहीं कर सकते। ये तो फिर एतमाद की कमी हुई ना। एतमाद करना चाहिए अपने टीचर्स पे। इस पे भाई साहब जिस तरह बात कर रहे हैं कि जो वालिदैन को रोल अदा करना चाहिए, तो एक मेन जो कमी नज़र आती है वो एतमाद की नहीं आती, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो इसको हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं? हमारे स्कूल्स हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, टीचर्स और वालिदैन के दरमियान जो स्पेस है, जो गैप है, इसको हम किस तरह से फिल कर सकते हैं? देखिए, साइकोलॉजिस्ट ना हमारी सोसाइटी का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंसिडरेशन ये है कि जो साइकोलॉजिस्ट है ना, कि अगर हम लोग उसके पास जाएंगे ना तो लोग हमें समझेंगे कि पागल है। हाँ। हमारे पास एक चैलेंज है, वो हमारे स्कूल्स में भी है, कॉलेजेस में भी है, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी है। ऐसा नहीं है कि इसे स्कूल्स का ही कोई एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मिसिंग है। देखें, जब हम लोग इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं कि जी इंटरनेशनल लेवल पे एजुकेशन का स्टैंडर्ड ऐसे है और वैसे है, और वहाँ पे एक बड़ी मैकेनिज़्म से जो है वो पूरी फौज तैयार होती है कि कितने उनको इंजीनियर्स चाहिए, कितने डॉक्टर्स चाहिए, तमाम की तमाम चीज़ें। ये मरहला सबसे पहले जाके शुरू होता है स्कूल्स के अंदर। बच्चे की होती है असेसमेंट, तो वहीं से पता चल जाता है, वहीं से पता लग जाता है कि बच्चा। हमारी कोशिश क्या है? डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर। इन दो शोबों के अलावा हमारे मुश्किल लगता है कि वालिदैन ने कुछ कहा ही नहीं है। टीचर और डॉक्टर इंजीनियर, फलां का बेटा डॉक्टर बन गया, फलां का बेटा इंजीनियर बन गया। फिर हम लोग क्या करते हैं? फिर हम लोग करते हैं कंपैरिजन्स, जो सबसे एक मतलब जो बच्चों के अंदर क्रिटिकल सिचुएशन पैदा कर देता है कि यार अच्छा मुझे अपने कजन से आगे निकलना और मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है।
साइकोलॉजिस्ट या चाहे हमारे उसके पास नंबर हो ना हो एफएससी में वो रह जाएगा, इंट्री टेस्ट पास नहीं कर सकेगा, साल जाया होगा, घर बैठा होगा और फिर वो क्या कहेंगे, नहीं जी साल रिपीट करवा लें। हाँ, साल रिपीट करवा लें। ओके, रिपीट करवा लिया, देन व्हाट? अगर और साल रिपीट होने के अंदर ये मैक्सिमम 95% केसेस के अंदर ये हुआ है कि बच्चे के सिर्फ 45 टू 50 मार्क्स इंक्रीज होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। अच्छा, कितना इफेक्ट होता है जब एक बच्चा अपना साल रिपीट करता है, जाया करता है, दोबारा से उसी क्लास में आके बैठता है और पूरा साल वो उसी कश्मकश में रहता है कि क्या मैं ये टारगेट अचीव कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। देखिए, टारगेट की तो बात बाद में आती है। सबसे पहले जो उसका जो कॉन्फिडेंस लूज हो रहा होता है ना, वो ये होता है कि जी ये जो बच्चे थे जो मुझसे एक साल जूनियर थे, आज मेरे साथ बैठे हुए हैं, वहां से उसका कॉन्फिडेंस, अब तो मैं तो उस लेवल पे खड़ा हुआ हूँ दोबारा। और अपने बच्चों के साथ वो जिस क्लास में पहले मौजूद था, वो अब उसके सीनियर्स हैं, वहां से वो बच्चा क्या हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लूज होना शुरू हो जाता है। टारगेट तो बड़े बाद में जाके अचीव करेगा, और टारगेट भी किसने सेट किया? आपने तो नहीं सेट किया, वो आपके पेरेंट्स ने सेट किया हुआ कि आपने ये काम करना है। आपका तो उसमें वो ही नहीं है किरदार, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। अब हमारे पास इस तरह के केसेस भी आते हैं, फाइनल ईयर MBBS, सिर्फ क्या है, बाबा ने कहा कि जी आपने डॉक्टर बनना है। अब मुझे बताएं कि क्या वो बच्चा ऑपरेशन थिएटर के अंदर खड़ा होकर ऑपरेट कर सकता है? अगले 5 साल के बाद भी नहीं कर सकेगा, इसलिए कि उस बच्चे का जो इंटरेस्ट था वो म्यूजिक में था या आर्ट्स में था। अब म्यूजिक की वजह से वो क्या है, वो उसका पैशन बनेगा, प्रोफेशन उसका डॉक्टर होगा, और क्या होगा कि वो अपने क्लिनिक पे भी टेबल के ऊपर बैठ के सी टेबल बजा रहा होगा और कुछ नहीं। मैडम, हम देखते थे कि पहले क्लासेस में एक बज़्म अदब का होता था लेक्चर, आधा घंटा 45 मिनट, वो अब खत्म हो गया। वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, कम हो गया, कम कह सकते हैं, ज्यादातर नजर नहीं आता। उसमें बच्चों की स्किल्स नजर आती थी, तो वो हम दोबारा से किस तरह से रुझान ले सकते हैं? यकीनन इसमें ये एक्टिविटी बढ़ा के क्लासेस में, स्कूलों में इस चीज़ को दोबारा प्रमोट किया जाए। और वैसे स्कूल लेवल पे अभी भी किया जाता है, क्योंकि बच्चों को देखें, हम PG पे राइम याद कराते हैं, उसको लय में सिखाते हैं, फिर इशारों के साथ सिखाते हैं। इस तरह करके जब वो बड़ी क्लास में आता है तो वो राइम्स बढ़ते बढ़ते आगे फिर बड़ी आ जाती हैं, फिर अल्लामा इकबाल की शायरी की तरफ आ जाते हैं, मैट्रिक क्लास में आ जाते हैं। लेकिन पहले होता था, जो हमारा वक्त था उसमें हम लोग बाकायदा इसका मुकाबला हुआ करता था, एक कंपटीशन होता था। हम इस पे बात करेंगे तफसीली। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हम ब्रेक से जाने से पहले बात कर रहे थे कि बच्चों में हम स्किल्स को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, और उनका रुझान अगर किसी और शोबे की तरफ जा रहा है तो उसको किस तरह से उनको गाइड करना चाहिए, किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। हम इस पे बात कर रहे थे रुबीना नासिर साहबा से। रुबीना साहब, जिस तरह आपने बात की कि पहले आप भी जब स्कूल में थी तो बज़्म अदब का टाइम दिया जाता था, कंपटीशन का माहौल था, और मालूम होता था कि फ़लाँ बच्चे को सिंगिंग आती है, फ़लाँ बच्चे को नात आती है, फ़लाँ बच्चा किरत में अच्छा है, फ़लाँ बच्चा स्पीच कर सकता है। लेकिन अब क्लास रूम में ये माहौल नहीं मिलता, तो इसको हम किस तरह से दोबारा लेके आ सकते हैं, उससे कितना इफेक्ट हो रहा है हमारे बच्चों पे? हाँ जी, ये हर क्लास में, हर स्कूल में ये कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ स्कूल हैं ऐसे जो कि हर रोज़ सुबह में आधा घंटा, चाहे वो असेंबली की सूरत में लगाएं, चाहे वो क्लासरूम में टीचर को दें, ठीक है। उससे ये एक पीरियड लाजमी लगाते हैं और बच्चों को इस तरह से राग़िब करते हैं। बच्चों में नात पढ़ने का शौक़ आता है, बच्चों में शायरी करने का शौक़ आता है, स्पीच करने का शौक़ आता है। ये तो कंपलसरी होना चाहिए हर स्कूल में, और बहुत से स्कूल करते हैं। ये हम नहीं कह सकते कि सारे स्कूल लपेट के बैठ गए हैं, सब के सब नहीं हैं, ऐसे कुछ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। पहले था एक आम बात थी, लेकिन अब वो एक बात, वो वाला माहौल खत्म हो गया। जैसे शायरी की बज़्म अदब भी हुआ करती थी, बड़े बच्चों में लड़के जाया करते थे, अब वो काम नहीं है। अब होटलिंग कर रहे हैं, अब सिनेमा में ज्यादा से ज्यादा चले गए। अच्छा, सिनेमा भी नहीं रहा पहले की तरह, जिस तरह पहले सिनेमा हुआ करता था, वहां से भी बच्चे बहुत सारी चीजें सीखते थे, फैमिली के साथ जाया करते थे। लेकिन वो चीज़ें जाहिर है जैसे जैसे हालात बदले, पेरेंट्स को ये एक आसान हल मिल गया। मुझे तो इससे बहुत शिकायत है। अब तो शिकायत अब हो जाना हो, लेकिन अब तो ये मजबूरी बन गया है। अब स्कूल अगर बंद है तो ऑनलाइन क्लासेस से आपने मोबाइल के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू आपने बच्चों को पढ़ाना है। तो अब हम किस तरह से वालिदैन को राग़िब करें इस तरफ,
अब हम किस तरह से बच्चों को बताएं कि आपने क्या देखना है, मोबाइल यूज करें तो आपने क्या इस्तेमाल करना है, क्या देखना है, क्या सीखना है, इस पे तो फोकस करना होगा हमें। हाँ जी बिल्कुल, और ये क्लासेस में ही सिखा दिया जाता है कि बच्चों को कि कौन सा आपने लिंक खोलना है और वहाँ पर आपको कैसी अच्छी दिलचस्प चीज़ें मिलेंगी, वहाँ से आप ऐसे बना के लेकर आएँ, वहाँ से आप ये चीज़ें अपनी स्पीच तैयार करके लेकर आएँ। ऑक्सफोर्ड की कंपनी की बुक्स की जितनी भी रिलेटेड हैं उससे रिलेटेड कई लेक्चर भी मिल जाते हैं और बड़े अच्छे दिलचस्प होते हैं। भाई साहब, जिस तरह मैडम बात कही है कि अब हमने बच्चों को सब लेके आना है, अब चाहे हमें वालिदैन को पसंद हो या ना हो कि बच्चे मोबाइल इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन वक्त की ज़रूरत यही है कि अब हमने बच्चों को सिखाना है और बच्चों को गाइड भी करना है कि आपने क्या देखना है, क्या समझना है, किस तरह से लेके चलना है, इस पर किस तरह से फोकस होना चाहिए। देखें, स्किल सेट जो है ना वो हर 2 से 3 साल के बाद ना चेंज होता है। कुछ स्किल्स आ जाती हैं, कुछ स्किल्स निकल जाती हैं। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम लोगों ने ये चेक करना है कि अगले 5 साल के अंदर, क्योंकि अब कोविड का जो टाइम है वो अब चल रहा है, एक और वेव आ रही है, हम लोग तो मेंटली हम लोगों ने बच्चों को 4 वेव तो आ चुकी है सर। हम लोगों ने, मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने इवन अपने इंस्टीट्यूट के अंदर और डिफरेंट जब हमारी बैठक हो रही होती है तो उसके अंदर हम लोग मेंटली प्रिपेयर हैं कि सितंबर 2022 तक हम लोग मेंटली प्रिपेयर हैं कि अच्छा ये पूरा फेज हम लोगों ने गुजारना है। इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी तैयारी, ठीक है। तैयारी किस तरीके से, अब वो बच्चों के हवाले से भी अगर देखते हैं, पेरेंट्स के हवाले से देखते हैं और टीचर्स के हवाले से देखते हैं। चैलेंज यहाँ पे पता क्या आ रहा है, हमारा अपना टीचर भी अपग्रेड नहीं है, ठीक है। फ़ोन यूज़ कर लेते हैं, दैट्स फाइन। आपको जो है वो अगर ब्राउजिंग आती है तो ठीक है, आप लैपटॉप 4 से 5 घंटे यूज़ कर सकते हैं। देखें 3 घंटे की तो मूवी है वो आपने देखनी है, उसमें 3 दफ़ा आपने अपना व्हाट्सएप चेक करना, तो आपके 5 घंटे गुजर जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इफेक्टिव यूज़ था। इफेक्टिव यूज़ ये था कि आपको ये पता होना चाहिए कौन सी टॉप 10 साइट्स हैं जिनके ऊपर से आपको कंटेंट अच्छा मिल सकता है, आपको अपनी प्रिपरेशन आपकी हो रही है या नहीं। हम लोग फौरी तौर पे पेरेंट्स और बच्चों की तरफ चले जाते हैं कि यार अच्छा ठीक है, वहाँ से कुछ जो है वो गैप आ रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। हमें यहाँ पे ये भी देखना होगा कि हमारे अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमारे अपने जो टीचर्स हैं वो किस हद तक जो है ना वो अपग्रेडेड है। मैं आपको यहाँ पे एक बड़े मज़े की दिलचस्प बात बताता हूँ। हमारे एक टीचर थे, उनको जब ये पता लगा कि जी ऑनलाइन क्लासेस देनी है तो उन्होंने अपने एक स्टूडेंट को अपने पास हायर कर लिया कि यार तुमने मेरा सारा सिस्टम संभालना है, मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकता। हम लोगों ने जब ये कोविड स्टार्ट हुआ तो एक बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट की बात की कि वो तमाम टीचर्स जो टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना वो इस कोविड में ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। क्यों? अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी ने आप पे हावी होना है, जो मर्जी करें आप। और जब टेक्नोलॉजी आ जाएगी, उस टेक्नोलॉजी को अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो फाइन। अच्छा, टेक्नोलॉजी आ गई और उसके बगैर अब गुजारा नहीं है। अब मेन जो इशू आ रहा है, जिससे आपने बात की कि 5 घंटे आपने गुजार लिए कमरे में, आप रात के बैठे सारी रात मोबाइल यूज किया, 10 घंटे आपने कमरे में गुजार लिए। टाइम मैनेज किस तरह से करना होगा, आपने 10 घंटे मोबाइल भी यूज करना है, 10 घंटों में आपने किस तरह से मैनेज करना है कि आपने क्या क्या इसमें से सीखना है, क्या टाइम मैंने एंजॉयमेंट के लिए रखना है, क्या टाइम मैंने म्यूजिक के लिए रखना है, किस तरह से हम इसको लेके चल सकें कि यार 10 घंटे भी गुजारो, टाइम भी अच्छा गुजरे, मेंटली तौर पे टार्चर भी मैं ना हूँ और मेरा कुछ सीख भी जाऊँ। टाइम मैनेजमेंट के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी गोल सेटिंग, क्योंकि मुझे अभी भी टाइम है हमारे पास, अभी टाइम गुजरा नहीं है। अभी जो आगे का टाइम है सितंबर 2022 तक का, उसके अंदर हमें ये चीज़ प्लान करनी है कि यार अच्छा इस कोविड के अंदर या ये जब तमाम का तमाम, इसलिए अब हम बहुत हद तक यूज हो गए हैं कि यार अच्छा आज वर्क फ्रॉम होम है, कल नहीं होगा, कल हम जाएंगे जॉब पे, कल नहीं होगी। उसके बाद अब क्या करना है कि अब आपको अपने गोल्स सेट करने के साथ कि यार अच्छा टाइम फ्रेम अपना बनाएं, टाइम फ्रेम अपना बनाएंगे कि किस टाइम पे आप जाग रहे हैं। एक बात मैं आपको काट रहा हूँ, इस पर यकीनन तफसीली बात करूंगा कि क्या गोल सेट करना नेचुरल काम है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं यार ये मोटिवेशन स्पीकर कह देते हैं, इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है, ये बात नहीं होती है। देखें बात ये है कि हर बंदे की ना एक अपनी कैपेसिटी है। हम लोग ना चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा वो ले जाते हैं कि अच्छा यार बस मोटिव, आज कहानी सुन ली है ठीक है और आज तो बस मैंने तबाही कर देनी थी इस पूरे वीक के अंदर। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग, हमारी जो इंटेंशन होती है ना सुनने की, वो ये होती है कि अच्छा सुनते साथ ही मैं सुबह उठूंगा और मेरा जो है कि एम्पायर है ना वो रेडी होगा, ऐसा नहीं होता। आप ये देखें कि कोई भी उसी की हम लोग बात करते हैं, जो गंदम है ना वो यूं नहीं होती कि आज आपने बीज लगाया था कल सुबह धूप निकली, वो एक पूरे का पूरा प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि अब आपने अपने गोल्स भी तो सेट करने हैं ना। आप ये चाहते हैं कि जी आपने एक बिजनेस एस्टैब्लिश करना है,
बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए हम लोग 90 डेज का एक प्लान होता है। नॉर्मली हम लोग 90 डेज का प्लान देते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं या जो ट्रेनर्स जितने भी होते हैं, ये 90 डेज का प्लान देते हैं कि आपका जो एक माइंड सेट है वो किसी भी एक चीज को बिलीव करने के लिए या उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको कम से कम 3 महीने तो चाहिए। ठीक है, उन 3 महीने के अंदर अब आपका माइंड जो है ना वो मतलब अब आपकी जो जमीन है ना वो तैयार होनी है। बजाय इसके कि आज मैं सोया बिटकॉइन की तरह सुबह उठा तो वो ना बिटकॉइन इतना ऊपर जा रहा था नीचे आ रहा था, सारी चीजें हैं। लेकिन रियल लाइफ के अंदर देखें सारी चीजें सुन लेने के बाद, और हर फर्द की कहानी अलग है, हर ट्रेनर, हर पब्लिक स्पीकर, हर एक की कहानी अलग है। ठीक है, सुनना इज इम्पोर्टेंट, उससे मोटिवेशन लेना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब आप अपना स्किल सेट देखोगे कि यार मेरे लिए कौन सी चीजें इम्पोर्टेंट है। कम से कम जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं तो कम से कम 3 मंथ का हम प्लान बना लें कि हमने ये करना, 3 मंथ मुझे लगाने होंगे, तब 3 महीने के बाद आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू होगा। अब उसके अंदर हफ्ता 2 हफ्ते की गेम नहीं है, नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अगर मैं ये सोचूंगा ना कि 1 हफ्ते के अंदर मुझे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक सिंपल सवाल कि इन दिनों में हम क्या सीख सकते हैं कुछ नया जो हमें आईटी सेक्टर में, लैंग्वेज या एजुकेशन, क्या सीखना चाहिए जो बेहतर रहेगा? देखें इसके अंदर भी आप अपना टाइम मैनेज करेंगे कि देखें एक ही 2 से 2 ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि अगर 10 स्किल्स जो है वो चल रही हैं तो आप 10 के ऊपर फोकस शुरू कर दें। 10 के ऊपर फोकस करेंगे आपसे नहीं होगा। इसलिए मल्टीटास्किंग से आज के टाइम पे थोड़ा सा परहेज कीजिएगा। हम लोग फौरन से इस चीज़ पे आ जाते हैं कि ठीक है मैं 6 काम इकट्ठे शुरू कर लूं और उसके बाद उनको संभालता रहूं। आप में 2 दिन के बाद आप में टाइम ही नहीं होता, ना आपकी हिम्मत होती है। मैं आपको एक बड़ी सादा सी चीज़ बताता हूँ, हमारे पेरेंट्स ने या हम लोग अपने आगे आने वाली यूथ को मल्टीटास्किंग के लिए प्रिपेयर कर ही नहीं रहे। हाँ ये बात हो रहा है कि 9 to 5 आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस के बाद आपका प्लान है कि यार अच्छा कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, कुछ ऐसी स्किल होनी चाहिए कि कल को अगर जॉब नहीं भी होती तो मैं कुछ ना कुछ दोबारा से जो है वो कर सकूं। तो उसके लिए ये है कि आप 2 से 3 स्किल्स डिफरेंट, मिसाल के तौर पर आप आईटी की तरफ जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आईटी के अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट टूल है। वो टूल्स जो इजी हैं उनके ऊपर आप अपना फोकस करें। आपको इनकम भी आ सकती है और आप सीख भी सकते हैं। फ्रीलांसिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर अब आपको देखना है लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, लोग सिर्फ लिख के अपना जब वो पैसा कमा रहे हैं। इसी तरीके से हमारे घर की जो खवातीन है उनके लिए बड़े स्टार्ट में हम लोगों ने एक बड़ा जबरदस्त ऑप्शन दिया था। आजकल यूट्यूब चैनल्स जो है ना ये बड़ी इनकी भरमार हो रही है। खवातीन घर पे खाना पका रही हैं, आपने कुछ नहीं करना, एक छोटी सी वीडियो बनानी है और उसको अपलोड कर देना। हाँ, आप बेशक नजर भी ना आए, आप नजर ना आए। बहुत सारे लोग ये अपने मामलात कर रहे हैं खाने पकाने के या अपने पढ़ाने के। इसी तरीके से जो टीचर्स हैं उनको चाहिए कि अब अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आ जाएं। अब यहाँ से पता लगेगा कि जो मेरा टीचर है वो कितना कॉन्फिडेंट है अपने कंटेंट के बारे में, कि वो कंटेंट जो वो सारा दिन क्लास के अंदर बच्चों को पढ़ा रहा था वो आज अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आके लोगों को बता सकता है या नहीं। यहाँ पे अब क्या चैलेंज आता है, इसलिए कि मैं टेक्नोलॉजी से अवेयरनेस नहीं है ना, मुझे नहीं पता क्या कम्युनिकेशन स्किल पे आएंगे मैडम। कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चों में एक सवाल का रुझान पैदा करना, कि जब बच्चे सवाल ज़्यादा पुट करेंगे तो उनमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा। तो क्लासरूम में किस तरह का माहौल होना चाहिए, टीचर किस तरह से लेके चले क्लास को कि वो बच्चों में जो एक हौसला अफजाई का फैक्टर है वो ज़्यादा है? जाहिर है बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको छोटे छोटे सवालों के लिए मोटिवेट करना चाहिए। बच्चे सवाल नहीं करते, टीचर उनसे सवाल लेते हैं, उनको इस तरह से लेक्चर डिलीवर करते हैं कि वो बच्चे को एक्साइटमेंट होती है कि वो टीचर से ये भी बात पूछे, फिर वो टीचर से वो भी बात पूछे। जब टीचर उनके साथ खुद कनेक्ट रहती है और फिर इतना दिलचस्प कर देती है उस लेक्चर को कि वो बच्चा खुद ब खुद उसमें इन्वॉल्व होता जाता है, अपनी सारी शरारतें भूल जाता है, अपनी सारी दिलचस्पियां भूल जाता है, और फिर वो जब उसकी तरफ ध्यान हो जाता है तो वो खुद ब खुद उनके साथ सवाल जवाब करने लगता है। अच्छा, एक क्लास के माहौल की बात कर ली। सेकंड, तालीम के साथ साथ जो दीगर सरगर्मियाँ, स्पोर्ट्स हैं, गेम्स हैं, वो कितना लाजमी है बच्चों की? बहुत ज़रूरी है, कम से कम हफ्ते में 2 मरतबा ज़रूर होना चाहिए। एक थोड़ा सा टाइम उनके लिए मखसूस कर दिया जाता है ताकि बच्चे आएँ और वो उसमें टीमें बनती जाती हैं, पता लगता है कि ये बच्चा ये वाला खेल अच्छा खेलता है, ये वाला बच्चा ये खेल अच्छा खेलता है, और उसको तैयार किया जाए ताकि वो आगे जाके बड़े बड़े मुकाबलों में हिस्सा ले सके। तो इसमें हमारे स्कूल तैयार हैं क्या इस वाले से जो आप अपने? हाँ, बहुत से तो कर रहे हैं, हम तो करते हैं, और जहाँ से मैंने सारे काम सीखे माशाल्लाह वो लोग भी करते थे।
जो भी। अच्छा भाई साहब, जिस तरह हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, एंड टाइम मैनेजमेंट किस तरह से लेके चलना चाहिए, दिन का रोज़ाना का शेड्यूल जैसे आपने कहा 3 मंथ का अगर हम बना लें, अगर उस पर इम्प्लीमेंट कर लें तो वो कितना लाजमी होगा, कितना बेहतर बना देगा हमारी स्किल्स को। देखिए, जो 90 डेज प्लान जो आपको मिलता है, अब ऑनलाइन भी तमाम की तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके अलावा ट्रेनर्स हमारे पास मौजूद हैं स्किल्ड, जो ये तमाम की तमाम चीज़ें। अब देखिए, पर्सनल लाइफ कोचिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो आ गया है, इसलिए कि अब हम लोग इतने क्रिटिकल सिचुएशन में से गुजर रहे थे कि हमें हमारा सर्वाइवल भी मुश्किल लग रहा था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम लोग ने ये 1.5 साल जब वो गुजार लिया है तो आगे का टाइम भी अब हमारे लिए आसान ही है। लेकिन सिर्फ ये है कि आपके 90 डेज की डिवीजन किस तरीके से हो रही है। हम लोग एक्चुअली ना टारगेट जो सेट करते हैं ना, वो सेट करते हैं कि जो जिन पे हमें खुद ही बिलीव नहीं होता कि यार अच्छा मैं इतने मिलियंस मैंने इतने टाइम के अंदर कमाने हैं, ठीक है, या इतना बड़ा एम्पायर मैंने इतने टाइम के अंदर बना लेना है, या मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि जी आज मैंने अपना MBA कंप्लीट किया है और कल मैं जब वो एक मल्टीनेशनल कंपनी का GM हूँ। हाँ। देखें, आपने फेजेस कंप्लीट करने हैं ना। अगर मैं यही की बात करता हूँ कि अगर मुझे ऊपर स्टूडियो में आना है तो मुझे स्टेज या लिफ्ट के थ्रू आना है। स्टेज के थ्रू आना है तो मुझे कितनी स्टेज एक टाइम पे क्रॉस करनी है। ऐसा नहीं है कि मैंने जी जंप किया और उसके बाद मैं अगली पोजीशन पे मौजूद हूँ। अब क्या होगा कि जब आप स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं ना, तो अब आपको ये तमाम की तमाम चीज़ें पता होंगी कि आपने अपनी टाइम की मैनेजमेंट कैसे करनी है। हम ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि जो नौजवानों में शॉर्टकट है और एक लॉन्ग टर्म है, वो कितना लाजमी है और ये शॉर्टकट के चक्कर में हम कितनी मार खाते हैं, इसलिए हम बात करेंगे, तफसीली जवाब जानेंगे। उसके साथ साथ हम एजुकेशन क्वालिटी के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि आजकल नौजवान शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं और शॉर्टकट के चक्कर में कुछ हासिल भी नहीं होता और कुछ कर भी नहीं पाते और टाइम का ज़िया भी होता है। तो इससे किस तरह से बच सकते हैं, और एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर, एक शॉर्टकट प्रोसीजर, क्या फ़र्क होता है, और जो आजकल जो रूटीन चल रही है कैसी है। भाई साहब, जिस तरह हमने लास्ट में बात की थी कि शॉर्टकट, आजकल हर बंदा शॉर्टकट के चक्कर में है कि यार मैं ये चीज़ हासिल कर लूँ, ये चीज़ हासिल कर लूँ। इन दी एंड ये होता है कि वो चीज़ से हासिल नहीं होती, फिर डिप्रेशन आती है, फिर वो काम ही छोड़ देता है। तो ये जो शॉर्टकट है, नौजवानों में ये जो सोच डेवलप हो रही है कि रातों रात चीज़ बदल जाए, रातों रात जो चीज़ हासिल हो जाए, जिन्होंने सालों मेहनत की उनके बराबर हम आ जाएं, तो ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता कभी। ठीक है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे भी हम लोग बात कर रहे थे कि अगर आपको कहीं से कोई विजन मिला है, अपने पेरेंट्स से मिल रहा है, अपने टीचर से मिल रहा है, अपने मेंटोर से मिल रहा है, वो उनकी ना एक सालों की मेहनत होती है कि यार अच्छा पिछले 5 साल में या 10 साल के बाद मैं इस पोजीशन पे आया हूँ जहाँ पे आके मैं ये बात कर सकता हूँ कि जी मेरा पिछला तजर्बा ये कहता है। हाँ, इसमें 2 चीज़ें होती हैं कि आप अपने तजर्बात लोगों के सामने इसलिए जाहिर करते हैं कि यार जो दूसरा आने वाला है वो कुछ चीज़ें तो आप उसमें से स्किप कर सकते हैं लेकिन सारी नहीं कर सकते। एक रूट है, वहाँ से आपको गुजरना पड़ेगा, गुजरने का तरीका आपका मुख्तलिफ हो सकता है। अब आपने टारगेट सेट कर दिया है, स्पेंड करना होगा आपको, टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा। अब क्या होता है कि हम लोग बड़े गोल सेट करने के बाद ना फौरी तौर पर उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। चीज़ ये होती है कि अगर आपने एक बड़ा गोल सेट कर लिया तो अब आपको वहाँ पे छोटे छोटे अपने गोल्स, डेली के टास्क जो है वो आपको अपने सेट करेंगे। जैसे हम लोग जो है वो 90 डेज प्लान की बात कर रहे हैं, तो 90 डेज में आपको 90 डेज ही काम करना है। ऐसा नहीं होगा कि आज मैंने 90 डेज प्लान कर रहे हैं लेकिन 3 महीने बाद सोच लूँगा यार 3 महीने गुजर गया, मैंने हुआ नहीं अभी तक। ठीक है, नॉर्मली हम लोग इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं कि आप जो चीज़ ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं आपको विद इन 90 डेज वो मिल जाती है। लेकिन उस 90 डेज के अंदर अब आपको स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क करना है, दोनों काम करने हैं। हार्ड वर्क भी करना है, अब आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क में अब आपको अपने छोटे गोल सेलेक्ट करने के किस तरीके से मैं इस बड़े गोल को अचीव कर सकता हूँ। मैडम, जिस तरह आप देखते हैं कि बच्चों को भी हर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद एक इम्तिहान से गुजारा जाता है, तो आपको भी पता चल रहा होता है कि कौन सा बच्चा किस तरह जा रहा है, किस इम्प्रूव हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये सारा कुछ किस तरह से लेके चलती है और ये कैसे सिस्टम है? उसमें सबसे पहले तो बच्चों की जब टेस्टिंग हो रही होती है तो टीचर से सवाल किया जाता है। सबसे पहले तो टीचर उसमें आती है कि उसने क्या कराया, ये क्यों नहीं इम्प्रूव कर रहा, इसका रीज़न क्या है, आखिर ये बच्चा इतने दिन से टेस्ट दे रहा है और वही कंडीशन आ रही है
कोई तो यूनिट आसान होगा, कोई मुश्किल होगा, कहीं पर तो नंबर लेना। अगर वो ऐसी सिचुएशन है कि वो मुस्तकिल किसी भी यूनिट में अच्छा नहीं जा रहा, किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कमी है पीछे से भी। ठीक है। सिर्फ स्कूल ही नहीं, पीछे से भी है। अगर स्कूल से है तो फिर उसको हम थोड़ा सा टाइम ज्यादा दिलवाते हैं, जैसे कि 0 पीरियड लगा देते हैं उसके लिए, ऑफ टाइम में बच्चे को रोक लेते हैं, मोटिवेट किया जाए, उसकी हौसला अफजाई की जाए। वो तो बात की बात है ना, पहले तो उस मसले को हल करेंगे ना। मसला जब तक हल नहीं होगा तो बच्चा बेचारा क्या करेगा, वो तो मासूम है। मोटिवेट तो यही करेंगे कि जब वो नंबर लेकर आएगा, 2 की जगह 4 लेके आएगा तो क्लैप करवाएंगे, बच्चे को स्टार देंगे, बच्चे को कोई गिफ्ट करेंगे, तभी करेंगे ना। लेकिन जब वो मसला ही नहीं हल हो रहा, थ्रू आउट बच्चा ऐसे ही जा रहा है, तो फिर तो मसला पहले हल करना है। फिर जब मसला थोड़ा हल होने लगेगा तो तभी बच्चे को मोटिवेट करेंगे ना। तो उसके लिए सबसे पहले टीचर सबसे पहले ज़रूरी है। टीचर अगर वर्क नहीं कर रही तो हम उसे कहेंगे कि आप पाबंद हैं, आधा घंटा फालतू लगाएं बच्चे के साथ, थोड़ा टाइम इसको और दें। फिर जब वो और टाइम देती है और फिर उसमें थोड़ी सी 19-20 हमें बेहतरी नज़र आती है, तो फिर हम पेरेंट्स को रुजू करते हैं। ठीक है कि देखें बच्चा कर सकता है, इतना उसने इम्प्रूव किया जब हमने इसको एक्स्ट्रा टाइम दिया। अब आप बताएं कि इसको क्या मसला है। अच्छा, कुछ बच्चे शरारती होते हैं, उनकी स्किल्स ज़्यादा अच्छी होती हैं, लेकिन वो क्लास में नज़रअंदाज हो रहे होते हैं, टीचर उनको बार बार भेजते हैं, लेकिन वो अगर उनको हल्का सा फोकस किया जाए तो वो ज़्यादा काम करते हैं बनिस्बत जो टॉपर बच्चे होते हैं। हाँ, पता है उसमें क्या होता है, कहते हैं पुरानी एक मिसाल है, बिल्ली को दूध की रखवाली पे रख दो। तो मैं तो वही तरीका इख्तियार किया करती थी हमेशा, कि उसे कहती थी कि ये जो पूरी लाइन है ना, ये आपके जिम्मे है, आपने देखना है कि कोई बच्चा शरारत तो नहीं कर रहा। तो फिर उस बच्चे ने सारी शरारतें भूल के सिर्फ इसी काम की निगरानी पे बैठ जाना है कि देखूं मैं टीचर को बताऊं, फिर टीचर मुझे कहेंगी बहुत अच्छा है भाई ये तो बच्चा। तो फिर इस चक्कर में वो खुद सुधरता जाता है। तो इसी तरह करके अगर कोई मिस्टेक कर रहा है बच्चा, तो उसे क्रॉस चेकिंग दे दी किसी की कि बेटा जरा इस नोटबुक को तो रीचेक करें आप, फिर गलतियां निकाल के लाएं, तो उसको फिर अपनी गलती निकालने की आदत पड़ जाती है। तो इस तरह करके जब हम बच्चों को तरबियत करेंगे क्लास में, टीचर की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है इस तरह के छोटे मोटे मामला। टीचर की जिम्मेदारी है। वाजिद साहब लास्ट में बता दें, गलती की हमने बात की, गलती का होना कितना लाजमी है? गलती का होना जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गलती बहुत सारी चीज़ों का के लिए ना, और ख़ास तौर पे ज़िंदगी में सुधार जो है वो पैदा करती है। देखें हम लोग ना 2 चीज़ें कर रहे होते हैं, और वही सबसे बड़ी मुख्तसरन इसमें जरा आइएगा। हाँ, मुख्तसरन जवाब दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, वो उसमें यह है कि जो हमारी गलतियां हैं, ठीक है, उनकी अप्रिसिएशन का जो तरीका है ना, उसको अगर हम लोग जब वो बदलेंगे तो ऑटोमेटिकली जो बच्चों की ओवरऑल लाइफ है ना, वो बहुत बेहतर अंदाज में। मैडम लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे? किसको? वालिदैन को, उसके अलावा सुनने वालों को। अच्छा, वालिदैन के लिए मेरा यही पैगाम है कि बच्चों पे, ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, सिर्फ हमारा ही नहीं हमारी कौम का भी मुस्तकबिल है, तो हमें इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन देनी चाहिए। बाकी सारे काम सानवी हैसियत रखते हैं, सबसे पहला ज़रूरी काम हमारा बच्चों में फोकस करना है। मैडम बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। वाजिद साहब आपका शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। नाज़रीन, आपने मोटिवेशन के हवाले से जाना, उसके अलावा जो एजुकेशन क्वालिटी है, बच्चों पे हमने किस तरह से फोकस करना है, बच्चों को नई स्किल्स किस तरह से सिखानी है, इस पर हमें, हमारे वालिदैन को और इसके अलावा जो टीचर्स हैं उनको फोकस करना चाहिए। तभी हम अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं और जो वक्त का तकाज़ा है उससे हम बच्चों को कम्पीट करा सकते हैं। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ नए मेहमान मौजूद होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने ब्रेक से जाने से पहले आपको बताया था कि हम अपने प्रोग्राम में आगाज़ करेंगे, जो हमारे साथ मुख्तलिफ गेस्ट मौजूद होंगे, हम उनसे जानेंगे कि वो जो आजकल सिलसिला चल रहा है, तो वो उनसे हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करेंगे और सबसे जो आपको बेहतर बात बताएं। जिस तरह हमने पहले बात की, मोटिवेशन की बात की, स्किल इम्प्रूवमेंट की बात की, उसके साथ साथ हमने तरबियत साजी और किरदार के हवाले से बात की, तो हम इस पर भी बात करेंगे। और सेकंड, जो एक कोरोना की वबा जारी है, कोरोना की वबा में जो मसाइल का सामना है, जो हमारी ताजे बिरादरी है, जो हमारे लोग हैं, हमारे अवाम हैं, उनको किस तरह के मसाइल का सामना है, वो किस तरह से अपना सारा सर्कल चला रहे हैं। क्योंकि हम जब भी मार्केट में जाते हैं तो जो आम कस्टमर है, दुकानदार है, जो ताजिर है,
एक बात पर परेशान दिखाई देता है कि इन हालात में वो सर्वाइव कैसे करें। और दूसरी जानिब हुकूमत पर भी तनकीद होती है कि हुकूमत इस हवाले से सबको इतमाद में किस तरह से लेकर चले। इतमाद का फैक्टर क्यों कम नज़र आ रहा है, कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है, कोऑर्डिनेशन अगर है तो किस सतह पर है, और एक जानिब वबा है, दूसरी जानिब लोगों के मसाइल हैं, तो इन दोनों को साथ लेकर चलना है। तो इस पर आज हम तफसीली बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर सूबाई रुकन असम्बली हैं शाहीना नजीब खोसा। इस हवाले से हम उनसे बात करेंगे। मैडम, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आई। हालांकि आपका बाजू फ्रैक्चर है लेकिन उसके बावजूद आपने टाइम निकाला, खुशामदीद आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। कैसा मुश्किल था, क्योंकि हमें भी मालूम था कि आपका मोटरवे पे एक्सीडेंट हुआ था लास्ट वीक, तो हम सबकी दुआएं आपके साथ थी। तो अब कैसी तबीयत है? वेरी मच, अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेरा ख्याल है अल्लाह ने ना अपने साथ शुक्र का रिश्ता ज़्यादा मेरा बनाने के लिए मुझे ये वो दिन दिखाया था। उसमें मुझे 2-3 और लेसन भी मिले कि हमारे हेल्थ सिस्टम के क्या हालात हैं, एमरजेंसी कवर किस तरह हमारी आवाम को मिलता है, तो वो सब मैंने प्रैक्टिकली फेस किया। तो प्रैक्टिकल फेस किया, तो जो आम लोग रोज़ाना फेस करते हैं, और फिर आप गुजरी उस फेस से, तो फिर क्या देखा आपने? कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे? बस कुछ पॉजिटिव था, कुछ नेगेटिव था। तो इंशाल्लाह मैंने पॉजिटिव को और बढ़ाना है और जो नेगेटिव है इंशाल्लाह उसको कम बेहतर करना है। और उनके साथ मौजूद हैं सदर मरकजी तंजीम अंजुमन ताजरान जनूबी पंजाब शेख जवेद अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, आपको खुशामदीद। कैसे हैं आप? ठीक हैं? लॉकडाउन में ताजरों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, रोज़ अब तो एहतजाज की तरफ भी ताजे जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें इतने ज़्यादा जुर्माने हो रहे हैं, इतने ज़्यादा हम पे पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं कि हम कारोबार नहीं कर सकते। तो कैसे जा रहा है कारोबार आजकल? कारोबार की पोजीशन ये है जी कि इस टाइम कारोबार सिफर से भी नीचे है। आप यकीन करें कि मार्केट सर्वे करें तो ऐसे भी दुकानदार हैं जिन्होंने कई रोज से अपनी पेंशन नहीं उठाई। ये पोजीशन है। पिछले लॉकडाउन के मरे हुए लोग आज तक नहीं संभले। अब ये नया मसला खड़ा हो गया है। हमारी समझ से ये बाहर है कि एक दिन कोरोना नहीं होता और 8 बजे के बाद भी कोरोना नहीं होता। ये हमें साइंस समझ नहीं। इसमें हम जानेंगे मैडम, जिस तरह शेख साहब बात करें कि जो एतमाद है, एतमाद अगर नहीं होगा, लोगों को हम बताएंगे नहीं कि ये वबा है, उसमें हमने SOP का ख्याल करना है, तो उसमें क्या कमी नजर आई? कहाँ पे आपको गैप नजर आ रहा है? आप एक हुकूमत की नुमाइंदा हैं, आप असम्बली में होती हैं, आप लोग बिल्स पास करते हैं, वहाँ पे डिबेट्स होती हैं, तो कहाँ पे कमी नजर आ रही है? अच्छा, सिर्फ ये कोरोना का मामला नहीं है। आप हमारे माशरे को उठा कर देख लें, जहाँ भी आपको मसाइल नजर आएंगे वहाँ पे आपको कोई रूट कॉज ढूंढनी पड़ेगी। अब जितनी भी हम मसाइल की शाखें तराशते जाएंगे ना, वो 4 तराशेंगे तो 8 और निकल आएंगी, 8 तराशेंगे तो 16 और निकल आएंगी। तो मेरा हमेशा से ये बिलीव रहा है कि हमें रूट कॉज पे काम करना चाहिए। तो अब कोविड के मामलात को देख लें कि हमारी आवाम ने उसके SOPs को किस तरह लिया, और अव्वल तो आधे लोग ये मानने पर तैयार ही नहीं है कि कोविड है, और अभी कुछ आप उन पर पाबंदियां लगा रहे हो कि जी आप ट्रेनों में नहीं बैठ सकेंगे या आपकी फला फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेंगी, तो लोग वैक्सीन की तरफ आ रहे हैं। अदरवाइज लोग वैक्सीन के साथ क्या सलूक कर रहे थे। तो एक्चुअली हमें अपनी आवाम को साथ लेकर चलना है, उसको स्टेक होल्डर बनाना है। तो हमारी तो आप देखें गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा ख्वाहिश है। हुकूमत इस सवाल से वर्किंग कर रही है। हमारी हुकूमत आप देखें कितनी वर्किंग कर रही है, और सबसे बड़ी बात हमारी हुकूमत को होता है कि हम स्मार्ट लॉकडाउन लगाएं जहाँ बहुत जरूरत हो और हम कारोबार को चलने दें। तो ये अभी हमें पूरी दुनिया ने हमारी इस स्ट्रेटजी को तस्लीम किया। बाकी मसाइल तो हैं, हर एक के लिए मसाइल हैं। ये सिर्फ मैं कारोबारी तबके की बात नहीं कर रही, तमाम तबकात जो हैं वो किसी ना किसी मसले में घिरे हुए हैं इस वक्त, और पूरी दुनिया जो है वो एक क्राइसिस में है। शेख साहब, अगर क्राइसिस में पूरी दुनिया है, हमारा कारोबारी तबका भी क्राइसिस में है, जो वक्त मुश्किल है, तो फिर किस तरह से लेके चल सकते हैं? आप कहते हैं कि आम ताजिर पिस गया है, उसके पास तो अब कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर कितना इफेक्ट हो रहा है हमारी मार्केट्स पे और हमारी जो सारा सिस्टम चल रहा था पहले? भाई ऐसा है कि देखें, पिछले लॉकडाउन में ताजर कम्युनिटी ने हमेशा गवर्नमेंट का साथ दिया। हमेशा जहां भी गवर्नमेंट को किसी भी मामले में जरूरत पड़ी है तो ताजर हर शोबे से आगे रहा है। ट्रू, आई सेकंड। कैसे हुआ? पिछले लॉकडाउन में भी ताजरों ने, हम सब ने मिलकर, हमने किसी पर एहसान नहीं किया। अपने इर्द गिर्द जो लोग थे, मजबूर थे, गरीब थे, उनकी हमने खामोशी से हेल्प की है और अब भी कर रहे हैं। अब ये देखें कि हमने 2 महीने वो तकलीफ काटी और हमने अपने मुलाजमों को पूरी तनख्वाहें दी कि यार अगर उनको तनख्वाहें नहीं देंगे तो वो कहाँ जाएंगे।
पर उसमें गवर्नमेंट का भी किरदार है। गवर्नमेंट ने कहा कि किरायों के हवाले से गवर्नमेंट ने एक बात कही थी, उस पर अमल दरामद हुआ? अमल दरामद हुआ, उससे ज्यादा वो खराब हो गया। जिस दुकानदार ने मालिक को कहा ना कि भाई मुझे 1 महीने का 2 महीने मसला है तो 1 महीने किराया छोड़ दो, उसने अगले दिन ये जवाब दिया कि ठीक है मैं आपको किराया छोड़ देता हूँ, आप उससे अगले महीने मेरी दुकान खाली कर दें। तो वो गरीब कहाँ जाएगा? मैं एज ए सदर, मैं 23 साल से क्लॉथ मार्केट की सदारत कर रहा हूँ, अल्लाह की रहमत से साउथ को भी लेके चल रहा हूँ, कोई बंदा इस मानने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट को, मेरा गवर्नमेंट से गिला है कि गवर्नमेंट जो आवाज निकाले उस पर इम्प्लीमेंट कराए। मैडम, ये अक्सर रहता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, लोगों का गिला रहता है कि ऐलान होता है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता, जब ऐलान होता है उसका उल्टा असर होता है। तो ये जो फैक्टर है इसकी क्या वजह नजर आती है? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि हर माशरे में ना प्लस माइनसेस होते हैं। आप देखें आपके जो तरक्की याफ्ता माशरे हैं वहां पे भी एहतजाज शुरू हो गए, इतने यानी वो लोग भी तंग आमद बजंग आमद हुए हैं। तो ये तो एक कोविड के बारे में तो कोई दूसरी राय है ही नहीं कि ये पूरा एक डिजास्टर है जो कि माशरे में आया और उसने हर चीज को तलपट कर दिया। तो अब जब कोई चीज जब एक दफा गिरनी शुरू हो जाती है, आप नोट करें, कोई चीज जब गिरनी शुरू हो जाती है तो उसकी वजह से और चीजें गिरनी शुरू हो जाती है। ये नेगेटिव विशेष सर्कल है जो चलना शुरू हो जाता है। तो एक्चुअली हमारा माशरा उसकी लपेट में आया हुआ है इस वक्त। गवर्नमेंट को, यस मैं मानती हूँ कि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर गवर्नमेंट है और उसको अब फ्रंट फुट पर आना चाहिए और उसके अंदर फिर अंदर हमारी ब्यूरोक्रेसी का किरदार है। तो बदकिस्मती के साथ हमारी ब्यूरोक्रेसी कुछ मफादात की असीर, कुछ बेनिफिशरीज कुछ चीज़ों में स्लो एंड स्लगिश, कुछ चीज़ों में उसको प्रोएक्टिव होना चाहिए था, वो नहीं होती। तो स्टेज इन टाइम सेव्स 9, यस स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ये ब्यूरोक्रेसी को हमेशा कहती हूँ। तो हम लोग वो नहीं लेते स्टिच, उसके बाद आखिर में हम 9 टांके भी लगाते हैं और हम वो रिजल्ट भी हासिल नहीं कर सकते। तो जो प्रोएक्टिव अप्रोच होती है ना, मैं एक डॉक्टर हूँ तो जब मुझे कोई इमरजेंसी फेस करनी होती है अपने मरीज के लिए तो हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच होती है। हम पहले उसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ये हो सकता है तो हम उसके लिए ये तैयारी कर लें। तो एक्चुअली हमारी ब्यूरोक्रेसी को माशरे में इस तरह से बिहेव करना है, वो हमारे टूल्स हैं। तो जब आपके गवर्नमेंट के टूल्स ही जब नाकसर नाकारा होंगे तो फिर वो गवर्नमेंट चाहे 100 सोच रही होगी, 100 प्लान्स बना रही होगी, तो वो उस तरह आपको ग्राउंड पे इंप्लीमेंट होते नजर नहीं आते। टूल्स को बेहतर किस तरह बनाना है, क्योंकि जवाब तो आप लोगों ने देना है, माशरे को रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं, गवर्नमेंट के नुमाइंदा आप हैं, लोगों ने तनकीद आप पे ऐसे ही है। आई विश के ये जो टूल्स ठीक करने का काम होता और इंसान को ठीक करने का काम, खाली वो कोई मशीनी टूल्स होते तो उनको वो आसानी से ठीक हो सकते थे। जो ह्यूमन टूल्स हैं उनको ठीक करने का काम कोई बटन स्विच ऑन ऑफ नहीं है। तो जो हमने तब्दीली का भी नारा लगाया था तो उसमें भी सिर्फ हुकूमत ने तब्दील नहीं होना था, उसमें ब्यूरोक्रेसी ने भी तब्दील होना था, उसमें अवाम ने भी अपने अंदर तब्दीली पॉजिटिव लानी थी। तो वो सब मिलके एक तब्दीली का एक सामने फिर चेहरा आना था। तो अब ये कि आप एक अधूरी तब्दीली के साथ हम खड़े हैं, मैं इसको मान रही हूं। कहती है कि हमें साथ नहीं मिलता, हमें पूरा वो इख्तियार नहीं दिया जाता, जबकि ससदान कहते हैं कि यार वो हमारा साथ नहीं देते। तो ये जो गैप है ये कैसे फील होगा? आप ये देखिए, उन्होंने तो रूल्स की किताबें सामने रखी होती हैं। तो मैं तो बीइंग अ पॉलिटिशियन मुझे तो बहुत गिला है कि हमें हर बात में कहा जाता है जी मैडम ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं होता, ये रूल्स में नहीं लिखा हुआ। एक दिन तंग आके मैंने एक ब्यूरोक्रेट को कहा, मैंने कहा या तो अपने ये रूल्स ऑफ बिजनेस की जो किताबें हैं इनको तब्दील करो, वरना उस दिन का इंतजार करो जब अवाम इनको आग लगा देगी। तो जो रूल्स ऑफ बिजनेस है हमें वो भी हमारे बड़े बुसीदा पुराने, कुछ भी हम नया करने के चक्कर में नहीं है। लेकिन असेंबली में आपके पास इख्तियार है तो वहाँ पे क्यों नहीं वर्किंग हो रही, क्यों नहीं इस पे फोकस हो रहा है कि जो आम आदमी के मसाइल हैं, आम आदमी को आसानी क्यों नहीं दी जा रही? अच्छा, उसमें भी मैं आपको बताऊं कि चूंकि ये बहुत बड़ा काम है, तब्दीली का काम माशरे के हर हिस्से के ऊपर, तो उसके लिए तो आपको बहुत टाइम चाहिए। अब ग्रेजुअली आप देख लें बहुत सारी चीज़ों को हम ठीक करें। जैसे खान साहब ने अभी कहा कि मुझे अफसोस है कि मैं खेलों के ऊपर उस तरह काम नहीं कर सका, जैसे मैं और चीज़ों में बिजी था। लेकिन सबसे पहली हमारी नज़र मईशत पर थी, फिर कोविड की मुसीबत आ गई, वो हम फायर फाइटिंग में लग गए। तो हम जो अपने जो रूटीन के काम हमने करने थे, जो हमने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी थी, वो हमारी स्लो हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह हम बना रहे हैं। हाँ, इंशाल्लाह हम आपको अगले 2 साल के अंदर बहुत ज्यादा अब यानी हम प्रोएक्टिव हुए में फ्रंट फुट पर हैं, हम आपको बहुत करके दिखाएंगे, बट वो स्लो हो गई। स्लो हो गए। शेख साहब, जिस तरह हमने लॉकडाउन की बात की, अब हफ्ते के 2 रोज कारोबार बंद रहना है, शाम 8 बजे दुकानें मार्केट्स बंद हो जानी। एक जो जुर्मानों का फैक्टर शुरू हुआ है, कल मैंने खुद मार्केट का विजिट किया तो दुकानदार कहते हैं कि 25,000 रुपये 35,000 रुपये का दुकानदार को जुर्माना होगा तो वो कहाँ से पे करेगा? तो आपकी मार्केट में क्या सूरत हाल है? आप साउथ पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं, क्या क्या शिकायत आ रही है? भाई सबसे पहले तो ये है कि मेरी अपनी मार्केट में 8 बजे से पहले बंद करा देता हूँ। मेरी मार्केट मुझ पर एतमाद करती है। ताजर हर तरह से गवर्नमेंट का साथ देने का तैयार है, पर मैंने हमेशा एक बात की है कि जो भी आप काम कर रहे हैं गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट जब वोट लेना होता है ना, तो गवर्नमेंट बनने से पहले कोई भी पार्टी नून थी, उनका एक ही जवाब होता है कि जी ताजर जो है हमारी रीढ़ की हड्डी है, और जब ये हमसे वोट ले लेते हैं तो पता नहीं हम कौन सी गंदी हड्डी बन जाते हैं। उसके बाद कोई नहीं पूछता। उसके बाद इनकी तलवार इतनी तेज हो जाती है ताजरों के ऊपर, ये कहते हैं इनको जिबा किया जाओ, इनको छोड़ो मत। अभी ये नया कानून पास हुआ है 17% सेल टैक्स का। हम 1000 मरतबा कह चुके हैं कि हम सेल टैक्स देने को तैयार हैं। जैसे मैम ने अभी कहा कि जी ब्यूरोक्रेट हमें नहीं चलने दे रहे, मैं बात यह है कि आपकी असेंबली खुद भी नहीं चलना चाह रही। जब हम कहते हैं कि आप सेल टैक्स लें, मैन्युफैक्चर से लें, आप उस सेल टैक्स को 5 जगह मत लगाएं, तो क्यों ऐसा? जबकि आप ये देखें पेप्सी से ले रहे हैं, फैक्ट्री से ले रहे हैं, आप एक बंदा बैठाएं या 1000 बंदे को आप उसमें वो लगाएंगे, एक बंदा फैक्ट्री कोऑर्डिनेशन बेहतर नहीं हो रही। आप नहीं, बिल्कुल नहीं, ताजरों के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये लॉकडाउन लगता है, हम पर मुसल्लत कर दिया जाता है कि ये है बस। आपसे कोई मीटिंग होती है, आपको बुलाया कोई जाता है? मीटिंग नहीं सर, ये मीटिंग भी हुई है, कोई मीटिंग नहीं हुई। इसमें तो ब्यूरोक्रेसी नहीं बुलाने, आप जो अवामी नुमाइंदा है वो असेंबली में जाए, आपसे बात। ब्यूरोक्रेसी इन्हीं की बनाई हुई है ना, इन्हीं के मतहत है, वो अकेली है। वो पंजाब असेंबली या नेशनल असेंबली के मतहत है ना, तो ये वहां टाइट करेंगे जो नुमाइंदे हैं, और वो भी नुमाइंदे वो जो हकीकी अपनी मार्केटों से इलेक्ट हैं, सेलेक्ट नहीं, इलेक्ट जो है नुमाइंदों को उनको बिठाया जाए, पूछना चाहिए, बिठा के कि यार इसमें आप हमारे साथ तावन करें और हमारे साथ इसमें साथ हमारे शाना बशाना चले, हम इसको हल करना चाहते हैं। तो हम नहीं समझते कि ये काम ना हो। जब हम पर मुसल्लत कर दिया जाता है तब मुश्किल होता है, तब हम अपने दुकानदार को नहीं समझा पाते। और जैसे आपने कहा कि 25,000 जुर्माना, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सबसे बड़ी बेइज्जती हो रही है। और एक सबसे बड़ा जो काम हो रहा है, मैं गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूं कि बराए मेहरबानी आर्मी को इन चीज़ों में इन्वॉल्व। हाँ, इस पे मैडम जिस तरह बात की गई कि हुकूमत के जो इदारे जिस तरह मौजूद हैं, ब्यूरोक्रेसी वो इत्मीनान में नहीं लेती है इदारों को, तो बात तो आप लोगों पे आती है। आपने भी गिला किया, डीजी खान में क्या पोजीशन है, वहाँ पे आप किस तरह का फैक्टर देख रही हैं? अच्छा, डीजी खान में तो अल्हम्दुलिल्लाह सीएम साहब का डिस्ट्रिक्ट है, उनका घर भी उधर ही है, तो बहुत से मामला तो बहुत बेहतर हो चुके हैं वहाँ पर। खास तौर पे वहाँ एक सीवरेज का मसला था, वहाँ पे सॉलिड वेस्ट का बड़ा मसला था। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है माशाल्लाह, वो बहुत बेहतर काम कर रही है। सीवरेज के मसाइल काफ़ी हद तक हल हो गए हैं और काफ़ी क्लीन एंड ग्रीन हमें नज़र आता है डीजी खान। पहले से ये नहीं से, अगर मैं कहूँ ना 70% वो तब्दील हो गया है, तो इसमें कोई मुबालगा नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उधर से तो लोग सेटिस्फाइड हैं। बट जो एक महंगाई का फैक्टर है और जो हमारे ताजर बिरादरी को गिले हैं, अच्छा मेरा टाइम फिक्स कर देते हैं तो उसको तो फॉलो करना चाहिए। अगर आप पे जुर्माना लगता है तो सिर्फ इस वजह से कि अपने टाइम को फॉलो नहीं किया, कोई बात नहीं। अगर हमारा थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाएगा, हम थोड़ी देर काम बैठेंगे और सारे ही काम बैठ रहे हैं ना, तो सारों का ही प्रॉफिट कम होगा। हाँ, मजबूरी है, तो एक मजबूरी है, मतलब हमको खुशी से नहीं लगाती। आप यकीन कीजिए, जो भी काम पे पाबंदी लगती है, आपने देखा हमारे लीडर कितने एहसास और दर्दमंदी के साथ बात करता है इमरान खान, कि वो ये कहता है कि हम नहीं चाहते कि लोग हमारे बेरोजगार हों, हम तो चाहते हैं हमारे लोगों का म्यार जिंदगी बुलंद हो, उनकी पर कैपिटा इनकम उनकी बढ़े और हमारे मुआशी हालात बेहतर हों। तो ये हम सिर्फ हम ख्वाब नहीं देख रहे, हम प्रैक्टिकली भी कोशिश कर रहे हैं। बट जो उसके अंदर हमें क्राइसिस आए हैं वो भी आपको मैंने बता दिए हैं कि वो सारे जब एक जो जमीनी हकायक हैं अगर हम उनको तस्लीम नहीं करते तो फिर ये भी ज्यादती की बात है कि हम सारा ब्लेम गवर्नमेंट पर रख दें और जमीनी हकायक को हम ना देखें। तो उसके देखने के साथ मैं ये नहीं कहती कि हमने हर चीज ठीक कर दी है, इम्प्रूवमेंट बेहतरी की गुंजाइश हमेशा होती है। तो इंशाल्लाह हम बेहतरी की सिर्फ उम्मीद नहीं कर रहे, हम उसके लिए बहुत प्रैक्टिकल कोशिश भी कर रहे हैं। तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि 2 कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर मैं काम कर रही हूँ, तफसीली बात करेंगे आपसे, क्योंकि जो चीजें लेके चले, आपने बात की थी कि तब्दीली के साथ जो माशरे के किरदार है, इमेज बिल्डिंग है, उसको किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, इस पर बात करेंगे। शेख साहब, जिस तरह मैडम ने बात की थी कि हमने सबको साथ लेके चलना है, अब मुल्तान की बदकिस्मती देखें या हमारी नाहली देखें या लापरवाही देखें कि मुल्तान 4 अजला में शामिल हुआ है बदकिस्मती से, कि जहाँ पर कोरोना के केसेस ज़्यादा हैं वहाँ पर हुकूमत ने लॉकडाउन लगाना है, वहाँ पर पाबंदियाँ लगानी हैं। आपका गिला है कि हुकूमत हमारे साथ नहीं बैठती, हुकूमत हमें इत्मीनान में नहीं लेती, तो हुकूमत से आप क्या डिमांड करेंगे, किस तरह से इसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि अब कोरोना की वबा तो है। गुजारिश है कि जी हुकूमत कोई भी मामला ताजरों से मुंसलिक,
मैंने कई फोरम पे ये बात की है कि जब मीटिंग कर ली जाए, एक छोटा सा मामला है, आप अपने घर को ले लें, आपके बच्चे हैं, आप उनसे जब मीटिंग करके चलेंगे ना तो आपको अपने मामला हल करने में बड़ी आसानी होगी। इसी तरह के अगर गवर्नमेंट इसी ताजर नुमाइंदगान को बैठा ले और इस मामले को उनको समझाएगा, यार इसमें यहाँ तक परेशानी है, अब 8 बजे का टाइम है, मैं मैम को भी कहता हूँ कि शाम 8 बजे रात को जब ये मार्केटें बंद होती हैं तो चौकों पर जाकर देखें कि क्या असर होता है। हर चौक बुला के किस चीज कोविड को कर रहे हैं क्लियर, बजाय उसको घटाने के बढ़ा रहे हैं। हम 8 बजे के टाइम को मानते हैं, हफ्ते में जो 2 छुट्टियां वो किस वजह से? अच्छा, आपकी जो अंजुमन है पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, ख्वाजा सुलेमान हमें अक्सर नजर आते हैं, मीटिंग्स में नजर आते हैं, हुकूमत से बात करते हुए नजर आते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्लोज नजर आते हैं, तो उनका भी इस गिला है या उनको? हर बात यह है कि हम सब आज एक मीटिंग हमने रखी है इस्लामाबाद चेयरमैन FBR से, ये सेल टैक्स के हवाले से, क्योंकि मार्केटों में जाने के बाद कई लोगों को जुर्माने किए गए, तो उसके बाद मीटिंग रखी गई। अगर इसको पहले रखा जाता तो बेहतर था। हम इस पे मज़ीद बात करेंगे मैडम, हम फिर आपसे भी बात करेंगे किरदार साजी के हवाले से किस तरह से फैक्टर हो सकते हैं, हमारे जो इमेज बिल्डिंग है, हमारे जो नौजवान हैं उनको हम किस तरह से बेहतर स्किल सिखा सकते हैं, उनकी इमेज और उसके अलावा किरदार के हवाले से वर्किंग कर सकते हैं, हुकूमत क्या कर रही है, इस पर हम तफसीली बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP शाहीना नजीब खोसर से, उसके अलावा ताजिर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, हमने महंगाई के फैक्टर में बात की, उसके साथ साथ हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से भी जाना, और जो लॉकडाउन का सिलसिला है उस पर भी हमने तफसीली बात की। हम दोबारा जाएंगे शाहीना नजीब खोसर के पास। मैडम, जिस तरह आपने बताया कि आपकी हुकूमत इस हवाले से वर्किंग कर रही है, कोई नया प्रोग्राम कोई लेके आप लोग आ रहे हैं जिससे हम कह सकते हैं कि जो एतमाद है, जो किरदार है, उसके किरदार साजी के हवाले से कोई वर्किंग हो सके? आए रोज़ कोई ना कोई इशू होता है, लोगों में दम बर्दाश्त है, समझ नहीं आती क्या हो रहा है माशरे में, तो इस पर आप लोग क्या, हुकूमत क्या वर्किंग कर रही है? ऐसे ही है सर कि जब हमारे लीडर ने रियासत मदीना की बात की तो फौरन मेरे तो दिमाग में ये बात आई कि वहाँ पे एक ही काम सबसे पहला हुआ था, वो था किरदार साजी। कि जो हम देखें कि अंसार ने और मुहाजिरीन ने जो एक मिसाली अखुवत और मोहब्बत का उस वक्त मुजाहरा हुआ, वो क्या था, क्या जज्बा था अंदर ना, तो वो एक्चुअली किरदार साजी थी। जो मैंने शुरू में आपसे बात की कि रूट कॉज को ठीक करना है, हमें माशरे में सबसे बड़ा मसला इस वक्त बिहेवियर का है। अब देख लें, कोविड का मामला हो, कोई अकलियतों के साथ मामलात हो, मजहब के ऊपर तशद्दुद की बात हो, सारी चीजों के अंदर आपको रवैये, इवन आपको घर के अंदर भी, आज आप घर के अंदर अपने बेटे और बेटी के साथ भी आपको एक अदम बर्दाश्त के रवैयों का सामना है। तो उसके लिए फिर मैंने इस पर बहुत वर्किंग की। मैं एज ए सोशल वर्कर इस पर बहुत अरसे से काम कर रही थी। तो अब जब से फिर मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ तो उसके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च बेस्ड मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया। DG खान के अंदर मैंने उसको परवाज़ शाहीन का नाम दिया उस प्रोग्राम को, और वो माशाल्लाह वो स्टार्ट है इस वक्त। वो इनफरादी जिंदगियों में तब्दीली के हवाले से है, लेकिन फिर मैं चाह रही थी कि उसको हम अपने गवर्नमेंट लेवल पर। फर्द, आपने कहा कि इनफरादी जिंदगियों में तब्दीली, ये कितना लाजमी है? एक ओवरऑल हम तब्दीली की बात करते हैं, लेकिन एक फर्द जब चेंज नहीं होगा माशरे का तो तब्दीली तो नहीं आ सकती। देखिए, आप एक इमारत बनाओ तो वो ईंटों से बनती है ना, एक एक ईंट से, और वो अगर एक भी ईंट उसमें टेढ़ी होगी तो वो आपकी इमारत टेढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको फर्द की हैसियत वही है कि वो एक पूरे माशरे के अंदर वो एक बुनियादी यूनिट है उस माशरे का। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम तो आपको फर्द पर काम करना है, उसके बाद फिर आपको उसके घर पे काम करना है। ये 2 चीजों पर जब काम हो जाएगा तो बाकी, लेकिन इसको करना हुकूमती लेवल से ही है। और मेरा ख्याल है एक लीडर का काम सिर्फ ये नहीं होता वो सड़कें और पुलें बना दे, वो जरूरी है वो भी बनाई जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंसान कैसा बनाया आपने। तो इंसान की किरदार साजी अगर नहीं की तो फिर आपने लीडरशिप अपना हक अदा नहीं किया। जिस तरह हमारा तो इस हवाले से अगस्त का महीना जारी है, तो इस महीने में क्या पैगाम होता है कि अगर हम किरदार के हवाले से बात करें तो बिलाल इसको आपको यूं दरमियान से नहीं पकड़ना पड़ेगा। जैसे एक उलझी हुई कोई डोर हो तो उसको आप उलझाते रहो तो आप 100 साल भी लगे रहो वो उलझी रहेगी, लेकिन अगर आप उसको सिरा मिल जाए, आप उसके सिरे को ऐसा ऐसा पकड़ के उस डोर को सुलझाना शुरू करो तो एक वक्त आएगा, चाहे टाइम भी लग जाए, बट आप उसको सुलझा लोगे। तो ये किरदार साजी का प्रोग्राम ऐसे ही है, इसको आप कहीं की सेंटर से पकड़ लोगे तो ये नहीं होगा। यस, ये स्टेप बाय स्टेप है। इसके लिए जी हमने, मेरी हायर एजुकेशन में एक डिप्टी सेक्रेटरी डिप्यूट हो चुके हैं जिनके साथ मेरी मीटिंग्स 1-on-1 हुई। फिर हमने ऊपर एक काउंसिल बना दी और उसमें फिर मैंने वो सरकारी रिवायती लोग नहीं है उस काउंसिल के अंदर, उसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा से आपको रिवायती लोगों से गिला बहुत है, क्या वजह है इसकी?
रिवायती लोगों ने तो बड़ा गर्क किया हमारे मुल्क का और अभी तक किए जा रहे हैं। तो अब आपको कोई नई सोच के लोग जो प्रोएक्टिव हो, जो एक नई सोच के साथ आए। ये आप भी इस बिहेवियर से तंग आ गए हैं, तो चाहे वो हाँ। आपकी हुकूमत में लोग बैठे हैं कि यार एक काम जो चलना है लोगों के फायदे के लिए उसको गैर रिवायती तरीके से कीजिए। और वो मैंने शुरू कर दिया है। आपको सबको सुनकर ये बहुत खुशी होगी कि वो बहुत डिफरेंट लोग हैं जो उस काउंसिल का हिस्सा हैं और उसके अंदर हमने अभी छोटा सा करिकुलम बना रहे हैं। वो करिकुलम हमने कॉलेजेस के अंदर 0 पीरियड के साथ नाम से शुरू करना है और उसमें फिर कॉलेजेस के 2-2 टीचर्स हमने सिलेक्ट करने हैं हर कॉलेज से। 800 कॉलेज हैं इस वक्त पंजाब में, तो 1600 लोग हमने सिलेक्ट करके उनकी ट्रेनिंग करनी है। तो देखो जो ट्रेनर होगा ना, जो आपका टीचर होगा, वो आपकी की है। अगर आपने उसको अच्छा ट्रेन कर लिया तो आपके बच्चे, आपकी कौम, तो मैं कहती हूँ एक जादुई कौम है ये तो इतनी जल्दी हर चीज को पिक करती है और अच्छी चीज को तो बहुत जल्दी ये पिक करती है। 1600 3200 लोग 4000 ये लोग आ गए, इस तरह इंप्रूव होके तो माशरे में बेहतरी नजर आएगी और ये चेन बनती जाएगी इंशाल्लाह। कॉलेजेस से शुरू होगी, फिर यूनिवर्सिटीज में, फिर नीचे स्कूल्स में, फिर घरों में, फिर और डिपार्टमेंट्स में। तो समझो कि ये ऐसे है जैसे ये वाला जो मैं करिकुलम बना रही हूँ, ये ऐसे है जैसे आपकी प्राइमरी तालीम है कि हर बंदे को वो लेनी है, आगे उससे कुछ भी बनना है। ये इंशाल्लाह जब स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हम वो सेकेंडरी लेवल के ऊपर हर डिपार्टमेंट में डिफरेंट करिकुलम फिर लेकर आएंगे। तो हर डिपार्टमेंट की इंशाल्लाह फिर ट्रेनिंग होगी। इस पे आएंगे कि इस पे इंप्लीमेंट कैसे होगा। शेख साहब, एक जो बात हमें नजर आती है, किरदार की बात करें तो एक जो आम कस्टमर गिला करता है वो ये कहता है कि मैं मार्केट में जाता हूँ, मुझसे इतना मुनाफा ले लिया जाता है कि मैं कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि मैंने प्रोडक्ट खरीदनी होती है। तो जो नाजायज मुनाफाखोरी है इसको हम किस तरह से रोक सकते हैं? प्राइस कंट्रोल कमेटीज बनाई जाती हैं, वो अपना अमल दरामद नहीं करा सकती, 50-50 मेंबर बैठे होते हैं लेकिन मार्केट की सूरत हाल वही होती है। तो फिर किस तरह से बेहतर होगा ये? बिलाल भाई, बात यह है कि प्राइस कंट्रोल कमेटी कहाँ तक भागेगी। नाजायज मुनाफाखोरी जो है, मैंने पहले आपको अर्ज किया है कि इसका एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा। उसमें जब हम उस पर बात करते हैं तो उस पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा भाई। मैंने कहा कि 7 रुपए किलो एक चीज़ पर उसके एक्सपेंसेस आ रहे हैं और 3 रुपए किलो बढ़ाए जा रहे हैं। वो 4 रुपए और प्लस उसका जो नफ़ा है घर का, वो कहाँ से पूरा होगा। मैंने बारहा डीसी साहब को, एडीसी साहब को कहा है कि आप गल्ला मंडी के रेट्स ले लें। गल्ला मंडी के रेट से बैठकर आप हम सब बैठ जाते हैं। देखें, एक तो सबसे पहली है बारबरदारी, फिर शॉर्टेज, फिर शॉपर, फिर दुकान का किराया, मुलाजिम, बिजली का बिल। ये 6 चीज़ें निकाल कर जब बनाएंगे आप तो वो एक रेट बनता है। ठीक है, उसके ऊपर आप उसको सेट कर दें। फिर अगर दुकानदार ज्यादती करता है तो हम इनके साथ खड़े होंगे, हम भी मेंबर हैं, हम इनके साथ खड़े होंगे और अपने दुकानदार को सख्ती करेंगे। लेकिन एक बिल्कुल कॉमन बात है, लेकिन दुकानदार जो बड़े ताजर हैं जब वो चीज़ स्टोर कर लेते हैं, जब वो चीज़ मार्केट में नहीं निकालते, जब चीज़ की कमी हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है, तो उसकी वजह से जो मसला होता है। अब गवर्नमेंट कहाँ सर मारे? नहीं, गवर्नमेंट अब कई जगह देखें, गवर्नमेंट ने चीनी पर छापे मारे, चीनी और गंदम पर किया है। हमने तो कहीं आप देख लें कि किसी ताजर ने इसके ऊपर एहतजाज किया हो। हमारी तरफ से पूरे पाकिस्तान में चीनी पर छापे मारे गए, गंदम पर छापे मारे गए, बाकी चीज़ों पर छापे। कोई एक आप मिसाल दे दें कि भाई मरकजी तंजीम ताजरान या किसी भी आप हमायत नहीं करते? बिल्कुल हम हमायत नहीं करते। जहाँ गलत है वो गलत है। मैंने पहले आपको कहा, मैं अपने दुकानदार का भी मुखालिफ हूँ अगर वो गलत कर रहा है, पर मैंने अपने दुकानदार को सेव भी करना है कि जब उसके साथ ज्यादती होगी, ये तो हक है ना। बात दूसरी जो है कि जब तक हम नहीं बैठेंगे मामले का हल नहीं निकलेगा। मामले का हल नहीं निकलेगा, किस सूरत में नहीं निकलेगा। ये जो चाहे कर ले, नहीं निकलेगा। अब एक मामला अब इस्लामाबाद चल रहा है, हम इसको सेल टैक्स को अरसा मेरे ख्याल से 20 साल से इस पर चीख रहे हैं कि भाई आप इसको 5 जगह से हटा दें, आप मैन्युफैक्चर से ले लें, वहां आपको पूरी 100% रिकवरी होगी। ठीक है, अब ये 5 जगह से हम पर डालते हैं। सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती समझ लें या हमारा माहौल समझ लें कि हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल मामला है। अब देखें, ब्रांड्स है ना, इनके पास डॉक्यूमेंटेशन है, इनका पूरा निज़ाम है। जो आम दुकानदार है उसके पास इतने मसाइल नहीं है भाईजान। मैं एक बंदा 20, 25, 30 हज़ार रुपये महीना कमाता है, वो 15,000 रुपये पहले कंप्यूटर मास्टर को दे, वो पूरा करे। और फिर इनमें एक और मसला है, अगर कहीं हमसे मिस्टेक हो गई है तो हमारी सजा है, वो कौन करेगा? जब एक आसान तरीकाकार है
कि आप मैन्युफैक्चर से ले लें, वो सारी तरफ चलकर आए। इस पे मीटिंग्स आपकी जारी हैं FPR से? सर नहीं सुनते, हाँ। कह के थक गए हैं कि भाई आप मैन्युफैक्चर से ले लो, आपका रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा, मामलात भी आसान है, और एक फैक्ट्री में एक बंदा बैठेगा, वो वहां से वोचर निकालेगा कि जी आपका 25,000 मीटर कपड़ा निकला है, या 1 लाख बोतल निकली है, या फलां चीज इतनी निकली है, इस पर टैक्स दे दें, इतने पैसे बनते हैं। अब वो या तो एक दुकान का है, वहां से लग ये है तब्दीली। अगर हम कहें कि हम तब्दीली पर जा रहे हैं और हमारा रवैया वही है जो 35 साल पुराना है, तो फिर किस चीज का? मैडम रवैया वही 32 साल 50 साल पुराना है, तो कैसी तब्दीली? ये गिला आपको हर जगह सुनना होता होगा, क्योंकि जहाँ मीटिंग्स में जाती होंगी लोगों के ये रिस्पॉन्स आता होगा, क्योंकि माशरे में मसाइल ज़्यादा हैं। तो फिर आप किस तरह से लेके जाए? आप खुद भी कहती हैं कि हम अभी बेहतर नहीं बना सके, हम वर्क कर रहे हैं, तो कितना पब्लिक कितना इंतजार करें? एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी आपको लेनी पड़ेगी, वो हमने ली हुई है। देखिए, कैरेक्टर बिल्डिंग एक तरफ से, दूसरी तरफ से आप अदारों को पे पर सख्ती, यस वो भी ज़रूरी है एक हद तक, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। और फिर अब जब हमें ये कहा जाता है कि जी अगर कोई इदारे में काम नहीं हो रहा तो आप उनको चेंज कर दें, चेंज कहाँ तक? अगर एक रेडी में सारे सेब दागी हैं तो आपको सेबों का 1 किलो उसमें से निकालना है, तो फिर आपको वो दागी सेब, फिर आप कोई नए सेब उसमें ऐड करोगे माशरे में, फिर नए लोग आएंगे। और अल्लाह का भी वादा है कि तुम लोग अगर सही काम नहीं करोगे, एक कौम को कहा गया तुम्हारी जगह औरों को लाया जाएगा। तो हमारी तो आपने देखा हमारा लीडर कितनी जल्दी लोगों को चेंज भी करता है। तो जब उसको जहां जहां मौका मिलता है, जहां उसको बेहतरी नजर आती है वो करता है। फिर आगे से और बेहतरी ना आ रही हो तो फिर ये तो माशरे का कसूर है ना, उसको रॉ मटेरियल अच्छा नहीं दे रहा। आपने पहले बताया कि आप कॉलेजेस पे काम करेंगी, इस पे इम्प्लीमेंट कैसे होगा? क्योंकि हमेशा प्रपोजल आ जाती है, इम्प्लीमेंट नहीं होता, उसकी जब प्रोडक्ट मार्केट में आती नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं होता। बंद तो जाएगा, इम्प्लीमेंट कराना कैसे अच्छा होगा? ये जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ उस दिन मैं लाहौर ही जा रही थी और मैं हमले वहाँ पे मीटिंग तय थी, और हमने उस दिन करिकुलम डिसाइड कर लेना था अपना। करिकुलम जब बन जाएगा तो उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि कॉलेजेस में ऑलरेडी आपके पास टीचर्स हैं। हमने वहाँ से 2 टीचर सेलेक्ट करने हैं, उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाने हैं, ट्रेनिंग का पूरा सिस्टम मौजूद है कॉलेजेस के अंदर। निसाब में किसको फोकस किया गया है जो तैयार किया गया? उसमें सबसे पहले तो मकसद हयात, पहला स्टेप ये है कि एक इंसान को पता तो कि उसका जिंदगी का मकसद क्या है। 99.99% लोग आते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, खाया पिया, अपनी नस्ल बढ़ाई और दुनिया से चले गए। ना खुद शनासी थी ना खुदा शनासी थी। तो खुद शनासी और खुदा शनासी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, यह अशरफुल मखलूकात ही हम इसलिए हैं कि हमने खुद को ढूंढना है और अपने अल्लाह को ढूंढना है। तो वो पहला मकसद जिंदगी है। उसके बाद है जी लाइफ मास्टरी, सेकंड चैप्टर लाइफ मास्टरी। ठीक है। लाइफ मास्टरी में आपको एक स्मार्ट और अच्छी लाइफ गुजारने के लिए आपको क्या फैक्टर्स हैं, उसमें बड़ी रिसर्च हुई। तो वो 12 पॉइंट मैंने वो परवाज़े शाहीन प्रोग्राम में भी रखे हुए हैं। कामयाब इंसान के नाम से भी मैंने एक ब्रोशर बनाया अपने PTI के नौजवानों के लिए। तो वो इंशाल्लाह वो 12 पॉइंट है। स्मार्ट वर्क लाजमी लाइफ मास्टरी उसके अंदर सबसे पहले शुरू हो रहा है माई हेल्थ एंड फिटनेस। उसका सेकेंड पॉइंट है माई इमोशनल लाइफ, माई इंटेलेक्चुअल लाइफ, माई फाइनेंशियल लाइफ, माई स्पिरिचुअल लाइफ, माई मैरिड लाइफ, माई पेरेंटिंग। तो ये यानी कि 12 पॉइंट्स हैं पूरी लाइफ के हवाले से, पूरी लाइफ यानी हमने बच्चे को पूरी लाइफ मास्टरी उसको सिखा देनी है। और उसके बाद आखिरी पॉइंट होगा हमारा नजरियात और आदात की ताकत। तो वो जो डिफरेंट नजरियात, जो गलत नजरियात जो हमारे माशरे में कम नजर आते हैं कि नजरियात तो होते नहीं है। हाँ, कि आपके नजरियात की क्या ताकत है, आपके अगर गलत नजरियात है उनको अपने कैसे अच्छे नजरियात से तब्दील करना है, और फिर आखिर में आदात। अब क्या चाहता है, सब कुछ आपके पास आ गया, आपके पास नीयत भी आ गई, कोशिश भी आ गई, आपको पता भी सब लग गया। उसमें कुछ नई बातें तो नहीं है। जो हम प्रोग्राम शुरू करें वो सिर्फ हमने उसको अरेंज किया है एक तरतीब के साथ। ठीक है। अच्छा, लेकिन फिर आखिर में आके आपकी आदतें मैं सुस्ती बड़ी है, आज नहीं करना तो कल करना है, तो कल नहीं करना तो परसों करना है। वो आदात की ताकत जो है ना वो आखिर में हमने उसमें डाली है। तो ये छोटा सा करिकुलम है, बहुत बड़ा नहीं है ये। इसको मैंने ये रखा है कि ये बहुत स्मार्ट हो, शॉर्ट हो और बहुत इफेक्टिव हो। और ट्रेनिंग के हवाले से कोई बजट मिलेगा आप लोगों को या उसमें भी मसाइल का? फिर आप कहेंगे ब्यूरोक्रेसी ने हमें काम नहीं करने दिया। नहीं, बजट तो खैर हमने खुद उसके लिए एलोकेट भी करना है। और शुरू में हमारे पास बजट का मसला नहीं है। हमारे पास कॉलेजेस में ना ट्रेनिंग के लिए बजट ऑलरेडी होता है। तो वो ऑलरेडी जो बजट है, क्योंकि मेरी कोशिश है कि हमें गरीब कौम में हम बिला वजह बहुत पैसा इधर उधर ना लगाएं। मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करूंगी उसके ऊपर, पूरे पंजाब में करूं। मुझे खान साहब से मेरी मीटिंग इस पर तय है। अगर वो मुझे पूरे पाकिस्तान का टास्क दे दिया कि आप उसमें इसको शुरू करें, वहां मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगी। जो मेरे साथ कुछ लोग ऐसे हैं, जो मैंने बताया ना, जो हमने ऊपर एक काउंसिल बनाई है, उसमें कुछ लोग भी अनपेड काम करने पर तैयार हैं। और कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि यस हमें इतनी पेमेंट कर दी है जितनी आपकी गवर्नमेंट करती है। तो ये यानी हमें बजट का मसला नहीं होने वाला, और इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह शुरू होगा। उम्मीद है
है इससे जो हमारे माशरे में हमारे नौजवानों को अगर ये मिले तो उसमें बेहतरी नजर आएगी। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आने के बाद हम ज़रा जानेंगे शेख साहब से कि जो कस्टमर है क्या उसके पास अब कुव्वत खरीद कितनी रह गई है और इससे दुकानदार कितना मुतासर है। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं किरदार साजी के हवाले से, उसके साथ साथ जो हुकूमत की जानिब से स्टेप्स लिए गए हैं मार्केट्स के हवाले से, हमने उसके हवाले से बात की। हम मज़ीद बात करेंगे। शाहीन नजीब खोसा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर सूबाई असम्बली है। मैडम, जिस तरह आपने किरदार साजी के हवाले से बात की, इफ़ेक्ट कितना आएगा अगर हम इस पर इम्प्लीमेंट करा लेते हैं? तो क्या जो आज हमें माशरे में हर जगह एक जो चीज़ एहसास की कमी नज़र आती है, हम ख्याल नहीं करते, चाहे जो भी हमारा तबका है, जो भी हमारी कम्युनिटी है, वहाँ पर चीज़ मिस नज़र आती है। अगर हम इस पर किरदार साजी वाले टॉपिक पर इम्प्लीमेंट करा लेते हैं, क्या चेंज आएगी? देखिए, एक जो हम सतही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, नोट करें बिलाल, एक सतही सी ज़िंदगी हम गुजारे जा रहे हैं, उसके अंदर एक डेप्थ आएगी। जब सबकी ज़िंदगियों में एक डेप्थ आनी शुरू होगी ना, तो उसके अंदर आप सबको अकोमोडेट कर रहे होंगे और आप अपनी जिम्मेदारी समझ के कर रहे होंगे, ना किसी कानून के डंडे से। और सबसे बेहतरीन तो वो है ना, आप पूरे माशरों में देख लें, जितने भी आपके मगरबी माशरे हैं, वहाँ हर वक्त तो लोगों के ऊपर कानून का डंडा नहीं होता। वो क्यों अपना रैपर बाहर गाड़ी से नहीं फेंकते, वो क्यों सड़क पर नहीं थूकते, वो क्यों एक दूसरे का ख्याल रख रहे होते हैं, वो जानवरों का भी ख्याल रख रहे होते हैं। तो ये चीज़ें एक्चुअली बचपन से ही उनको पढ़ाई और दिखाई और बताई गई हैं। तो मैं इस बात पे एग्री कर रही हूँ कि ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसके असरात नजर आएंगे माशरे ये में। वैसे ही है ना, जैसे आप एक आज पौधा लगाओ, दरख्त लगाओ, तो उसके फल मेरे बच्चे खाएंगे या उनके बच्चे खाएंगे। तो ये वो पौधा है जो मैं इंशाल्लाह लगा रही हूँ। मेरे लीडर की विश है ये, उसने रियासत मदीना की बात की है। तो ये पौधा इंशाल्लाह आपको वो फ्रूट्स देगा जो थोड़ा टाइम तो लगेगा, टाइम तो लगेगा। शेख साहब, जिस तरह हमने बात की थी ब्रेक से जाने से पहले कि लोगों के पास कुव्वत खरीद नहीं है, तो दुकानदार जो बैठा है वो भी अपने उसने खर्चे पूरे करने हैं, उसने अपने बिल्स पूरे करने हैं, तो अपने जो वहाँ पे जिसने मुलाजिम रखे हैं उनकी तनख्वाहें देनी है। दूसरी जानिब जो कस्टमर है उसके पास पैसे नहीं है, तो फिर मार्केट के सिस्टम कैसे चलेगा? भाई, मार्केटें बर्बाद हो रही हैं। आप देखें कि जो दुकान खाली होती है वो दोबारा लगती नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि हमारा मुल्क ज़राअत से मुंसलिक है, पर हमारे अब जो असरात आ रहे हैं, कपास होती है तो बिकती नहीं है, नहीं होती तो नहीं होती। उसका जब तक इस पर, ये अल्लाह का शुक्र है। इसमें गिला कहाँ पे है? गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ सही नहीं है या कोविड है? नहीं, पॉलिसी नहीं है। कोविड तो अब दो साल से आया ना भाई। कोविड का मामला एक अलग मामला है। कोविड के मामले को भी गवर्नमेंट ने जिस तरीके से लिया है, मैंने आपको फिर उसी बात पे मेरी एक सुई अटकी हुई है कि आप मीटिंग्स करें। जैसे मैम ने कहा है कि मीटिंग कर रही है तो आगे चल रहा है ना। पूरी ताजर बिरादरी, मैं आपसे वादा करता हूं, इमरान खान साहब ताजर बिरादरी के साथ बैठे, वजीर आला पंजाब, लास्ट में मीटिंग्स भी तो हुई है ताजर बिरादरी, कोई ताजर से मीटिंग नहीं हुई। चैम्बर के लोग मुल्तान के गए हुए थे। सर, चैम्बर वालों ने तो अपनी इंडस्ट्री का काम करना है ना। छोटा जो ताजर है वो कहाँ जाएगा? मैडम, छोटा ताजर कहाँ जाएगा? चलो पीएम के पास टाइम नहीं है, सीएम साहब के पास टाइम होगा, जो हमारे फाइनेंस के मिनिस्टर हैं, उसके अलावा जो कारोबारी अमूर देखते हैं, वो टाइम निकालें। क्यों इत्मीनान नहीं है? जी, मैं बिल्कुल आपसे एग्री कर रही हूँ बिलाल। इंशाल्लाह असेंबली के अंदर नेक्स्ट जब मैं जाऊंगी तो इसके ऊपर कोई जीरो आज करारदाद के हवाले से असेंबली में भी मैं इस पर आवाज़ उठाऊंगी। और मैं अपने भाई से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि सबसे आसान तरीन कोई सिस्टम्स बनाने चाहिए टैक्स लेने के लिए। मैं हमेशा ये, भले टैक्स थोड़ा कम ले लें, लेकिन जब आसान सिस्टम होगा तो लोग खुद ब खुद दे रहे होंगे, और बल्कि टैक्स की जो रेशियो है वो कम होनी चाहिए। मैं खुद जाती तौर पे बिलीव करती हूँ। देखिए, अल्लाह ताला ने भी 2.5% रखा है जो ज़कात। ज्यादा लेंगे तो फिर वो लोग ज्यादा लेंगे तो लोग उसको छुपाएंगे, लोग उसको नाजायज तरीकों से रोकेंगे। आप एक मुनासिब मिकदार में रखें टैक्स, तो वो लोग खुद खुशी से भी देंगे। और दूसरा, जब लोगों को ये यकीन होगा कि ये प्रॉपर यूज हो रहा है, हमारे ऊपर ही माशरे में इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर भी वो शौक से देंगे। तो ये दो चीजें इंशाल्लाह हम आपकी आवाज तो असेंबली में जाने वाली है मैडम के थ्रू। नहीं, मेरी बहन है और मैंने पहले कहा है कि जहां मैडम काम करेंगी, मैं और मेरी टीम इंशाल्लाह इनके शाना बशाना खड़े होंगे। हमारा मुल्क तरक्की करेगा तो ताजर तरक्की करेगा, अगर मुल्क तरक्की नहीं करेगा तो क्या होगा? और सबसे बड़ी बात, हम अपनी आइंदा नस्लों को एक ऐसा पाकिस्तान देकर जाएं जो रहने के काबिल हो। हमें अपने बच्चों से मोहब्बत है, तो वो मोहब्बत का सबूत ही है। मैडम, एक जो गिला हर कोई करता है आपकी हुकूमत से कि महंगाई इतनी ज्यादा है कि आम आदमी कहाँ जाए, चाहे वो ताजिर है, चाहे दुकानदार है, चाहे कस्टमर है,
जो भी तबके, चाहे मैं खुद हूँ, महंगाई का गिला हर कोई करता है। आपकी हुकूमत जब से आई है महंगाई ज्यादा हो गई है, तो क्या कोई बिलाल भाई है इसका जवाब कुछ मैं कंट्रोल आपको होगा? मैडम से पहले देता हूँ ठीक है। कि जिस दिन बजट आया है, मेरी तकरीर उठा लें, मैंने उसमें इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा किया कि एक अच्छा बजट आपने पेश किया, अल्लाह आपको इसमें कामयाब करे। दूसरा मैंने सवाल ये किया था कि अल्लाह करे ये बजट यही रहे कि मिनी बजट ना आ जाए, मिनी बजट ना आए। आज सरिया का रेट 180 रुपए 78 रुपए किलो। खान साहब ने सीमेंट, वजीर खजाना ने सीमेंट के रेट कम किए, 560 रुपए से 100 कितने रुपए कम किए, आज 680 रुपए की बोरी है भाई। कैसे आप गुर्बत खत्म करेंगे? जब मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं मजदूर कहां से लगाऊंगा? मेरे पास पैसे होंगे तो मैं मजदूर लगाऊंगा। तो आप गवर्नमेंट कैसे कह सकती है कि हम गुर्बत पे काम कर रहे हैं? सर हम स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, गिला तो है हर जगह, स्किल्स पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा कामयाब इंसान, अपना कामयाब पाकिस्तान और कामयाब जवान प्रोग्राम के हवाले से वो भी मुझे मेरे नोटिस में आ रहा है कि कुछ कर्जे लेने में लोगों को प्रॉब्लम्स है। एक टाइगर फोर्स बनाई थी, वो भी पता नहीं कहाँ चली गई, उस पर भी नहीं, टाइगर फोर्स काम कर रही है अपनी जगह पर, उसकी कोई असरात नहीं है। वो आपको शायद बज़ाहिर बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहे होंगे क्योंकि माशरे में इतना बिगाड़ है, लेकिन कहीं ना कहीं बेहतरी शुरू हो चुकी हुई है। मैं तो अब ग्रॉस रूट लेवल पे आवाम में जाती हूं ना, सुनती हैं ग्रास, एक सुनते, जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, सीएम साहब नोटिस लेते हैं उसका उलट असर होता है, इसकी वजह क्या है? अच्छा, वो थोड़ा सा ना उसको हाईलाइट भी ज्यादा कर दिया जाता है। एक्चुअली वो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। जब खान साहब ने नोटिस ले लिया तो उस चीज के ऊपर मीडिया का फोकस हो गया और वो जो उसके प्रॉब्लम जो कुछ छुपे हुए थे वो भी सामने आ गए। तो वो जैसे होता ना कि घर का एक कोना अगर गंदा था तो अगर मैंने जाके नोटिस ले लिया तो मुझे लगा हाँ ये तो इसमें ये भी गंद निकल आया, ये भी निकल आया और ये भी निकल आया, तो वो चूंकि वो हाईलाइट हो जाता है, उस पर फोकस पड़ जाता है। और बिलाल, महंगाई कंट्रोल के हवाले से मैं आपको बताऊं, उस पर भी मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। पाकिस्तान होल सेलर्स एसोसिएशन के साथ मेरी मीटिंग चल रही है और उनको मैंने ये कहा है कि आप लोग फ्रेंचाइजेज इस तरह की बनाएं कि जिसमें वो जो 4-5-6 हाथों से गुजर के ना 100 रुपए की चीज 220 की आके अवाम को मिलती है, तो वो आप डायरेक्ट अगर 100 रुपए की 110 रुपए की उधर यानी कस्टमर के करीब तरीन पॉइंट पर पहुंचा दें और वो कस्टमर को 120 की मिल जाए। तो इसमें फिर ताजरों से कोई, जिस तरह गिला पहले भी नजर आ रहा है कि ताजरों को ऐसा मीटिंग्स नहीं की जाती, तो मुल्तान के ताजिर, साउथ के ताजिर, उनके साथ कोई आप होल सेलर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, वो उनकी पूरी की पूरी एक तंजीम है जो रजिस्टर्ड है, उनके साथ मेरी मीटिंग्स चल रही हैं और मैंने लाहौर में 20 खुलवा दिए हुए वो वाले फ्रेंचाइजेस और मुल्तान में अभी एक खुलने वाली है, डीजी खान में 3 इंशाल्लाह सितंबर के एंड तक या अक्टूबर के शुरू तक वो काम शुरू कर देंगी। तो उससे ये फायदा हो जाएगा कि मार्केट में कंपटीशन आएगा, तो जो लोग नाजायज मुनाफा ले रहे हैं उनको उसके बराबर लाना पड़ेगा क्योंकि अवाम तो फिर उधर से आके चीजें लेनी शुरू हो जाएगी। तो उनको मैंने ये कहा है कि आपने क्वालिटी पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और ये कि रेट फिक्स होंगे और फिर उसमें कोशिश हम ये कर रहे हैं, मेरी उनसे बड़ी मैंने दरखास्त की उनसे कि आप उन लोगों को दें, अच्छी तरह इंटरव्यू करके वो फ्रेंचाइजीज दें जो लोग एक मिशन के साथ आना चाहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ कारोबार नहीं करना चाहते, जो आवाम को रिलीफ भी देना चाहते हैं। तो ये यानी बहुत अच्छा उनके साथ। और उन्होंने तीसरी चीज खुद ऐड कर दी, मुझे इतनी खुशी है, उन्होंने कहा जी हम अपने प्रॉफिट का 15% जो है ना, जिस एरिया में वो शॉप होगी उस एरिया में सोशल वर्क पर लगाएंगे। सर, जिस तरह आशिक साहब बात कर रहे हैं कि मैडम तो अपने थ्रू इंडिविजुअली वर्क कर रही हैं, प्रोग्राम भी लेके आ रही हैं, ओवरऑल जो आपने हुकूमत देखी 3 साल में, ताजरों का हुकूमत का रिलेशन कैसा रहा, मुख्तसर सवाल से बताइएगा। बिलाल भाई, बात यह है कि ताजर हमेशा गवर्नमेंट के इमरान खान के साथ खड़े, पर वो मैं उस बात को थोड़ा चेंज कर दूं मैडम वाली बात पर कि जैसे मैडम कह रही हैं हम शॉप्स दे रहे हैं या मॉल बना रहे हैं, रहती उसके ऊपर मैं चाहता हूं कि टोटल ही को रहती क्यों ना हो जाए। सारों की हुकूमत खुद लेके देखें, गुजारिश ये है कि मैंने उस दिन डीसी साहब से भी बात की है कि आप होलसेल में एक चीज लेते हैं, गाय का गोश्त, ये कसाईयों के साथ एक रफड़ चल रहा है। हमने कहा है कि आप मंडी जाएं, 2 बंदे अपने दे, 2 बंदे हम देते हैं, कसाई लेते हैं। देखें, ये है इसका हल। ठीक है, मार्केट जाते हैं, मार्केट से जानवर लेते हैं, ज़िबा करते हैं, उसकी कॉस्ट निकालते हैं, उसको तोल कर उसको पूरा दे देते हैं। यार ये 400 रुपए हमारी कॉस्ट आई है, ये आप 400 रुपए लें, आपने 420 बेचना है या 430 बेचना है, वो आसान है। हाँ।
उसके बाद अगर वो 431 भी बेचता है उस पे तो जुर्माना कर होना दिया चाहिए। मैडम लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे जो हमारे नाज़रीन हैं? जी, मैं चाहूंगी अगर आपके पास टाइम है तो मैं मेरी नज्म हाँ, है लास्ट में वो मैं सुनाना चाहूंगी। 14 अगस्त भी आने वाला है और इस नज्म की जो खास बात है वो ये कि ये मैंने ख्वाब में लिखी थी एक्चुअली, अच्छा, और मैं आपको सुनाना चाहूंगी। ए धरती माँ तू गम ना कर, वाह, सब पूछती हैं संगी साथी, तुझे चैन नहीं तू पारा है वक्त तुम्हारे पास बहुत या तबन दिल बंजारा है। क्यों फिरती हो करिया करिया, क्या ढूंढती हो करिया करिया। मैं उस धरती की बेटी हूँ जो घुप अंधेरों की कैदी, वाह, जो गैरों से लड़ते लड़ते हारी है अपनों से बाजी। मेरी माँ की चादर मैली है और है उस पे करप्शन के धब्बे और उस पे खून के छींटे भी है, इल्जामात से दागी भी और बदन भी है जख्मी जख्मी और अंग अंग दर्द से दुखता है। माँ दुखी हो बेटी चैन से हो, क्या मुमकिन है तुम ही कह दो। सुन धरती माँ तू गम न कर, तेरी बेटी अब तक जिंदा है, तेरी बेटी जब तक जिंदा है, हर सांस तुम्हारी खातिर है, एहसास तुम्हारी खातिर है। सुन धरती माँ तू गम न कर, मेरे दीदा नम बहते आंसू तेरी दागी चादर धो देंगे। मेरा इल्म और यकीन मेरा अमल सही तेरे दर्द का दरमा ढूंढेंगे, तेरे जख्मों को मरहम देंगे। मैं गली गली और दर दर से, मैं शहर शहर और घर घर से तेरे बेटों और तेरी बेटियों को मैदान में लेकर आऊंगी। तेरी जंग हमारी जंग होगी, ईमान की ताकत जीतेगी, तंजीम अखुवत जीतेगी, इत्तेहाद की कुव्वत जीतेगी। सुन धरती माँ तू गम न कर, तेरे दर्द सभी हम ले लेंगे, तेरी हारी बाजी पलटेंगे, तुझे जीत की खुशियाँ बख्शेंगे, तुझे जीत की खुशियाँ बख्शेंगे। सुन धरती माँ।